जब फार्म 21वें स्तर पर पहुंच गया तो झाओ हाई को इससे कई लाभ मिले। हालांकि झाओ हाई ये सोच रहा था कि जब फार्म भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उस समय उन्हें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। भले ही उन्हें कोई लाभ न मिले, लेकिन जब तक वे अधिक जादुई जानवरों का पालन पोषण कर सकते थे, उनकी समग्र शक्ति बढ़ जाती थी। केवल नीली आंखों वाले खरगोशों का पालन पोषण करके ही उन्हें सोने के सिक्कों के रूप में लाभ प्राप्त होता था। ग्रीन और बाकी सबने सिर हिलाया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अभी क्या अपग्रेड करना चाहिए। हालांकि उनके अनुसार फार्म को अपग्रेड करने जितना महत्वपूर्ण नहीं था। फार्म को अपग्रेड करने से लेवल 30 पर पहुंचने के बाद वे झाओ हाई के शून्यता के जल को विषमुक्त कर सकेंगे। फिलहाल झाओ हाई के साथ कायर और झाओ वेन थी, इसलिए उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। फिर भी वे उसे जल्दी ठीक करना चाहते थे। एक बार ऐसा हो जाए तो वह पत्नी ढूंढ सकेगा और संतान पैदा करने की कोशिश कर सकेगा, शाखाएं उगा सकेगा और पत्ते बिखेर सकेगा। तो अगर झाओ हाई को ग्रीन के ऐसे विचारों के बारे में पता चलता तो उसे समझ नहीं आता कि वह हंसे या रोए। वह बस इन मुद्दों को टाल देता और कहता कि इन पर किसी और दिन बात हो जाएगी। झाओ हाई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ग्रीन की नजर में झाओ हाई का विवाह और संतानोत्पत्ति ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। झाओ हाई को इस मामले को लेकर सच में सिरदर्द हो रहा था। ईमानदारी से कहें तो वह लॉरा के लिए कुछ महसूस करता था। आखिर लॉरा बेहद आकर्षक और अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन झाओ हाई मेघ को ठुकरा नहीं सकता था। मेघ की बात करें तो वह झाओ हाई के साथ तब थी जब उसने 9वें रैंक के विशेषज्ञ झाओ वेन का सामना किया था। इस बात ने झाओ हाई के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। ये कहना कि झाओ हाई सिर्फ इसी बात से मेघ के प्रति आकर्षित हुआ था, लोगों को धोखा देना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिरकार झाओ हाई के होश में आने के बाद मेघ ने ही उसकी देखभाल की थी। इसके अलावा वर्तमान मेघ उसमें दिलचस्पी रखती थी। उस हालिया घटना को जोड़कर झाओ हाई से मेघ को छोड़ने के लिए कहना असंभव होगा। झाओ हाई एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ही प्रेम में विश्वास रखता था। वह पूर्णतावादी भी था। उसकी मान्यताओं के अनुसार वह अनेक प्रेमों को सच्चा प्रेम नहीं मानता था, बल्कि उन्हें सार्वभौमिक प्रेम मानता था। हालांकि ये शब्द तो बस प्रेम की वास्तविकता को मीठा बनाकर पेश करने जैसा था। जब प्यार आता तो उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। जितना ज्यादा कोई उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता, उतना ही कम वह उसे नियंत्रित कर पाता। ये लगभग एक नशे की तरह था। अनजाने में ही व्यक्ति उसमें डूबने लगता था। जब किसी को सच्चा प्यार मिलता है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उस समय वह क्या फैसला करेगा? एक पुरुष के लिए यह शायद एक अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि आर्क महाद्वीप पर एक पत्नी प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके बजाय कई महिलाओं से शादी करना आम बात थी। लेकिन एक आदर्शवादी के लिए यह चुनाव कठिन होगा। झाओ हाई एक परिपूर्ण प्रेम चाहता था, लेकिन उसका अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। वह कौन सी चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा रोकती है? कानून नहीं, बल्कि उसका अपना दिल। जब इंसान के दिल में अपने खुद के मापदंड होते हैं, तब उसे पता चलता है कि नए मापदंडों को अपनाना कितना मुश्किल होता है। झाओ हाई एक ऐसा ही इंसान था। प्यार के बारे में उसके अपने विचार थे। इन विचारों के कारण वह पृथ्वी पर 20 साल का कुंवारा था। 3 पृथ्वी पर जो नश्वर लोगों की दुनिया है, झाओ हाई अपने दिल की बात मान सकता था। बेशक दूसरों की नजर में ये सब एक मूर्ख के विचार मात्र थे, लेकिन झाओ हाई को दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपने आदर्शों पर अडिग था। ये झाओ हाई का स्वभाव था। वह सरल, सौम्य और जिम्मेदार था, लेकिन उसमें अहंकार का भी एक पहलू था। जैसे ही उसने बात की, झाओ हाई ने अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश किया और फिर स्टोनी माउंटेन के ब्लूस्टोन विला की ओर चल पड़ा, जिसकी परिस्थितियां फोर्ट आयरन माउंटेन जैसी ही थीं। यह क्षेत्र फ्लावर सिटी के समान था, क्योंकि यह 7 रंगों के फूलों की दुनिया में परिवर्तित हो गया था। झाओ हाई और अन्य लोग अब इस बदले हुए दृश्य के अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें अब ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ब्लूस्टोन विला के बैठक कक्ष में बैठे झाओ हाई ने अपने अमर स्वरूप के माध्यम से लॉरा से संपर्क किया। वह जानना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों में कोई घटना घटी है या नहीं। झाओ हाई को कुछ होने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। अलोडिया और उसके अनुयायी हाल ही में अप्रत्याशित रूप से ईमानदार बने हुए थे। उन्होंने ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी की। कासा शहर भी शांत था। लॉरा द्वारा कुछ दिन पहले मरे हुए लोगों को साथ लाने पर जो थोड़ी बहुत हलचल मची थी, उसके अलावा कोई खास घटना नहीं हुई थी। झाओ हाई ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा था कि कार्लो के वे अधीनस्थ कुछ गड़बड़ करेंगे या फिर वह अलोडिया को बचाने के लिए लोगों को भेजेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्यों था? कार्लो तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे निपटना आसान न हो, है ना? झाओ हाई ने ग्रीन को स्थिति के बारे में बताया और ग्रीन उदास हो गया। उसने झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर कहा, युवा स्वामी, मुझे डर है कि इस बार हालात अच्छे नहीं होंगे। अगर कार्लो ने पहले ही कदम उठा लिया है तो इसका मतलब है कि वह माकीडेल कबीले को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। अगर वह खुद करना चाहता है तो उसमें क्षमता है। परसेल डची में उसके हालिया काम से ये साबित हो गया। उसे कुछ दिन पहले ही काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए ये कहना शायद सही होगा कि उसने माकीडेल कबीले से सलाह ली है और उनसे इस मामले को सुलझाने का अनुरोध किया है। ऐसे में वे जल्दी काम शुरू नहीं कर पाएंगे। आखिर उन्हें अपनी ताकत जुटाने के लिए समय चाहिए होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। वह ग्रीन का मतलब समझ गया था। अगर यह मामला कार्लो खुद सुलझाना चाहता है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्लो की ताकत को देखते हुए उन्हें इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर यह मामला माकीडेल परिवार के हाथ में है तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। माकीडेल कबीला एक शक्तिशाली व्यापारिक कबीला था जो आधे महाद्वीप में फैला हुआ था। हालांकि उनका व्यवहार दबंग था, जिससे उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई थी, फिर भी उनके पास उनसे निपटने के अपने तरीके थे। इसके अलावा उनकी ताकत भी बहुत अधिक थी। उन्हें ऐसी ताकत की आवश्यकता थी, अन्यथा वे अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते।
हालांकि वह वर्तमान में लौरा और इवान के साथ गठबंधन में था, जिसने उन्हें माकीडेल कबीले के साथ मुकाबला करने की अनुमति दी, लेकिन अंत में विजेता कौन होगा यह अभी भी अज्ञात था। महाद्वीप के लोग व्यापारी परिवारों के विरुद्ध आसानी से विद्रोह करने का साहस नहीं करते थे। इसका मूल कारण ये था कि व्यापारी परिवार वास्तव में बहुत धनी थे। वे अपार धन खर्च कर सकते थे और अपने शिकारों को धन के बल पर मौत के घाट उतार सकते थे। एक सामान्य प्रतिष्ठित कुल, चाहे वह धनी ही क्यों न हो, व्यापारी कुल की तरह धन खर्च करने में सक्षम नहीं होता। इसी कारण कुछ ही प्रतिष्ठित कुल व्यापारी कुल के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। हालांकि स्वाभाविक रूप से एक व्यापारी कुल किसी बड़े कुलीन कुल के विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं करेगा। यद्यपि व्यापारी कुल धनी थे, फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति बड़े कुलीन कुलों से निम्न थी। इसके अलावा ये बड़े कुलीन कुल कई अन्य व्यापारी कुलों और मध्यम या छोटे कुलीन कुलों से जुड़े हुए थे। इन बड़े कुलीन कुलों की सामाजिक स्थिति कभी भी किसी व्यापारी कुल से कम नहीं होती थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर दोनों पक्षों में नैतिक संशय होता तो यह आसान नहीं होता। हालांकि वर्तमान स्थिति परसेल परिवार की स्थिरता से जुड़ी थी, इसलिए इवान ने माकीडेल परिवार से निपटने की तैयारी में झाओ हाय और लौरा के साथ एक प्रतिज्ञा की थी। जाहिर है कार्लो ने इस बात पर गौर किया था और इसलिए उसने इस वजह से कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने माकीडेल कबीले के मुख्यालय को इसकी सूचना दी और सियुक से फैसला करने को कहा। महाद्वीप पर लगभग हर कोई जानता था कि नौवें रैंक के विशेषज्ञ को खुश करना आसान नहीं होता। अगर कबीला उन्हें अपने साथ लाना भी चाहता तो इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए अगर दो कबीलों के बीच सचमुच युद्ध होता तो वे अपने 8वें रैंक के विशेषज्ञों पर बहुत अधिक निर्भर रहते। उनकी आर्थिक स्थिति भी इसी पर टिकी होती थी। अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर परसेल परिवार और लौरा उन्हें हरा नहीं सके। लेकिन क्या माकीडेल परिवार उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ने की कोशिश करेगा? जवाब था नहीं। माकीडेल कबीला एक दबंग व्यापारी कबीला था। व्यापारियों के हितों को देखते हुए युद्ध समस्याओं को सुलझाने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका था। यह ऐसी चीज थी जो व्यापारियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस स्थिति के कारण माकीडेल और परसेल कबीलों को आपस में लड़ने देना संभव नहीं था। सियोक्स जनजाति, जो एक चालाक और धूर्त परिवार है, ऐसा होने ही नहीं देती। चूंकि माकीडेल कबीला उनसे निपटना चाहता था, इसलिए शुरुआत में वे खुद अपने हाथ गंदे नहीं करते। अगर वे नर्म होते तो माकीडेल कबीला उन्हें सीधे नष्ट कर देता। अगर वे जिद्दी और चबाने में मुश्किल होते तो माकीडेल कबीला उनसे निपटने के लिए कोई और तरीका अपनाता। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसी बातें सचमुच हो सकती हैं। अगर कार्लो ने माकीडेल परिवार को इस मामले के बारे में बताया तो मामला पेचीदा होने लगेगा। सौभाग्य से अब उनके पास झाओ वेन और काएर थे, इसलिए उन्हें माकीडेल कबीले के हमले की चिंता नहीं थी। भले ही माकीडेल कबीला पूरी ताकत से हमला करे और हताशा में किसी नौवें रैंक के देवता से उन्हें खत्म करने की प्रार्थना करे, फिर भी उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माकीडेल परिवार के खिलाफ जाना झाओ हाई की इच्छा नहीं थी। दुर्भाग्यवश मौजूदा हालात में झाओ हाई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह भागने की कोशिश करता तो परसेल परिवार और लौरा भी इसमें फंस जाते। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाते हुए ग्रीन से पूछा, दादाजी ग्रीन, आपको क्या लगता है कि माकीडेल परिवार हमसे निपटने के लिए कौन से तरीके अपनाएगा? क्या वे किसी तरह के व्यापारिक हथकंडे अपनाएंगे? ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। झाओ हाई एक पल के लिए हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ग्रीन का क्या मतलब है। एक व्यापारी कबीले के रूप में वे व्यापार से संबंधित हमलों का उपयोग करने में माहिर थे। ये तरीका परसेल कबीले से निपटने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इससे न केवल परसेल कबीले को धीरे धीरे कमजोर किया जा सकेगा, बल्कि माकीडेल कबीले को भी इससे कुछ फायदे मिलेंगे। 4 ग्रीन ने झाओ हाई के चेहरे के भाव देखकर उसकी सोच समझ ली। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, व्यापार से जुड़े कार्यों से परसेल कबीले को कुछ नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर माकीडेल कबीला ऐसा करता है तो यह अन्य सम्मानित कुलीन कबीलों को नाराज करने के बराबर होगा। माकीडेल कबीला परसेल कबीले से इस तरह निपट सकता है, लेकिन अन्य कुलीन कबीलों का क्या होगा? अगर माकीडेल कबीला ऐसा करने की हिम्मत करता है तो वे महाद्वीप पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। सभी बड़े कुलीन कबीले एकजुट होकर उन्हें तब तक दबाएंगे जब तक वे उबर न सके। बड़े कुलीन कबीले इसी तरह से मामलों को संभालते हैं। झाओ हाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। पृथ्वी पर कुछ बड़े वित्तीय समूह एक छोटे देश की आर्थिक दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं या आर्थिक साधनों के माध्यम से उन देशों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्क महाद्वीप पर ऐसा करना जायज नहीं होगा। अंततः आर्क महाद्वीप में आज भी शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। उन बड़े कुलीन परिवारों के लिए कानून बाध्यकारी नहीं थे, बल्कि उनका उपयोग केवल दूसरों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता था। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट: अध्याय 202 पशुलोक की 3 श्रेणियां। इससे झाओ हाई को थोड़ी राहत मिली। अगर माकीडेल कबीला उनके खिलाफ कार्रवाई करते समय व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर माकीडेल कबीला अपनी जान बचाने के लिए पैसे खर्च करेगा तो वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में हर जगह भाड़े के सैनिक और हत्यारे मौजूद थे। ये भाड़े के सैनिक और हत्यारे कानून तोड़ने वाले लोग थे और पैसे के बदले में कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन वे भाड़े के सैनिक बेवकूफ नहीं थे। वे जानते थे कि कुछ लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई मिशन मिल जाता तो वे उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते। भाड़े के सैनिकों में कोई भी कुशल विशेषज्ञ नहीं था। कुशल विशेषज्ञ तो पहले से ही बड़े कुलीन परिवारों में भर्ती हो चुके थे। उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। वे बस हर दिन विला जाते और खाते पीते सो जाते थे। हालांकि किसी भी समय उनकी जान जा सकती थी।
हालांकि इन भाड़े के सैनिकों के पास कुशल प्रशिक्षक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया। जिन प्रशिक्षकों को बड़े कुलीन परिवार ने प्रशिक्षित किया था, वे भले ही उच्च पदों तक पहुंच गए थे, लेकिन वास्तव में उन्हें वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। आखिरकार वे प्रशिक्षक और भाड़े के सैनिक अलग अलग दुनिया से थे। इसलिए भाड़े के सैनिक जाल या जहर का इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि कुलीन वर्ग द्वारा प्रशिक्षित सैनिक ऐसे तरीकों से परहेज करते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसा झाओ हाई ने पहले किसी उपन्यास में पढ़ा था। ये भाड़े के सैनिक वे लोग थे जिनके पास 9वें रैंक के विशेषज्ञ को भेजने के साधन नहीं थे। साथ ही कुलीन कुलों द्वारा प्रशिक्षित ये विशेषज्ञ अपने अपने कुलों के शिष्य थे, इसलिए उनके साथ व्यवहार स्वाभाविक रूप से अलग होता था। ग्रीन ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, युवा स्वामी, मुझे लगता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास झाओ वेन और कायर है। इसका मतलब है कि हमारे पास वास्तव में 2 9वें रैंक के विशेषज्ञ हैं। अगर माँ की डेल कबीले ने वाकई हद पार कर दी, तो हम निश्चित रूप से झाओ वेन और कायर को उनसे निपटने के लिए कह सकते हैं। यह मत भूलिए कि हमारे कबीले के 9वें रैंक के विशेषज्ञ अन्य कबीलों के 9वें रैंक के विशेषज्ञों से अलग हैं। उन कबीलों को अपने 9वें रैंक के विशेषज्ञों को खुश करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। एक झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, सच कहूं तो मुझे मिस लॉरा की चिंता हो रही है। इस बार मामला काफी गंभीर है और यह सब हमारी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। ग्रीन मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी बात है। वैसे भी इस मामले के जरिए लॉरा और परसेल परिवार के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। इसे ही तो हम व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं और कभी कभी ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अतीत में हमारा परिवार इसलिए बिखर गया था क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई संपर्क नहीं थे। उस मुश्किल समय में किसी ने हमारी मदद नहीं की। इसका एक कारण ये भी था कि हम पुराने राजा के लोग थे, इसलिए अगर हमारे मजबूत संबंध होते तो शायद राजा हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं सौंपता। झाओ हाई ग्रीन की बात समझ गया। अतीत में बुढ़ा वंश पुराने राजा की तलवार हुआ करता था, जिसे वह अपने हाथों में थामे रहता था। ये तलवार केवल पुराने राजा के पास ही हो सकती थी। अगर अचानक इस तलवार के कई गुप्त संबंध बन गए तो पुराने राजा उन पर कैसे भरोसा कर सकते थे। जब वह समय आएगा जब पुराने राजा को उन कुलीन वंशों के खिलाफ तलवार चलाने की जरूरत नहीं होगी, तब बुढ़ा वंश का क्या होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, यह सच है। जब तक हम तीनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, हमारा रिश्ता साधारण नहीं रहेगा। दादाजी ग्रीन, अगर कोई अप्रिय घटना न हो तो 2 दिन में हमें कासा शहर घूमने जाना चाहिए। आपका क्या विचार है। ग्रीन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, हमें कासा सिटी जाना चाहिए। कुछ समय पहले हमने कासा सिटी से सामान खरीदा था और उसे गोदाम में रख दिया था। युवा स्वामी, क्या आपको लगता है कि हमें वहां एक स्थानांतरण केंद्र स्थापित करना चाहिए। 2 झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कासा सिटी के काफी करीब हैं। कासा सिटी में ट्रांसफर पॉइंट लगाना नुकसानदायक होगा, खासकर तब जब हम सिर्फ 10 ट्रांसफर पॉइंट ही लगा सकते हैं। हमने पहले ही 4 पॉइंट बना लिए हैं, तो अब सिर्फ 6 बचे हैं। हमें इन ट्रांसफर पॉइंट्स को बचाकर रखना चाहिए। ग्रीन ने भी इस बारे में सोचा। अभी कासा सिटी जाना उनके लिए बहुत सुविधाजनक था। चाहे वे एलियन का इस्तेमाल करें या हवा का पीछा करने वाले घोड़ों का, वे थोड़े ही समय में कासा सिटी पहुंच सकते थे। ये पहले की तरह जंगली जानवरों का इस्तेमाल करने से बेहतर था। चूंकि उन्हें यात्रा के लिए केवल आधे दिन का समय चाहिए था, इसलिए ट्रांसफर पॉइंट स्थापित करना एक अनावश्यक विलासिता थी। ग्रीन इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि इन ट्रांसफर पॉइंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका उपयोग न केवल धन कमाने के लिए किया जाता था, बल्कि ये जीवन बचाने का भी एक तरीका थे। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर सिर घुमाया। इन सभी मामलों के सुलझ जाने के बाद हमें बीस्ट फोर्ट प्रेरी की ओर चलना चाहिए। वहां हम कुछ गुलाम खरीद सकते हैं और उन्हें खाद्य सामग्री बेच सकते हैं। वहां एक स्थानांतरण केंद्र स्थापित करना भी अनिवार्य है। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले भी कई बार बीस्ट फोर्ट प्रेरी जा चुका हूं। अगर वहां कोई युद्ध चल रहा होता है तो वहां बहुत सारे गुलाम कबीले होते हैं। हालांकि गुलामों की युद्ध क्षमता बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन वे श्रम करने में बहुत कुशल होते हैं। वे बीस्ट फोर्ट गुलाम आम इंसानी गुलामों से कई गुना अधिक बलवान होते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। वह भी ग्रीन द्वारा बताए गए इन पशु मानव दासों के बारे में जानता था। पशु मानव जाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ग युद्ध कुलों का था। ये वे कुल थे जिनकी युद्ध शक्ति बहुत प्रबल थी। उदाहरण के लिए शेर कुल, बाघ कुल, भेड़िया कुल, चील कुल, नाग कुल आदि। दूसरा समूह जातीय समूहों का था। इन समूहों में युद्ध कौशल तो बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उनमें एक निश्चित स्तर की युद्ध शक्ति अवश्य थी। उदाहरण के लिए मवेशी समूह, भेड़ समूह, सुअर समूह आदि। अंत में तीसरे वर्ग को दास कुल कहा जाता था। इनकी युद्ध क्षमता सबसे कमजोर थी। उदाहरण के लिए खरगोश कुल, मुर्गी कुल, चूहा कुल आदि। इन दास कुलों में कुछ मनुष्य भी शामिल थे जो युद्धबंदी बन गए थे। उनकी स्थिति भी दास कुल के सदस्यों के समान ही थी। कई बार मनुष्य और पशुवंशी आपस में विवाह कर लेते थे और इस प्रकार एक नई जाति, अर्ध पशु जाति को जन्म देते थे। यह नई जाति भी दास कुलों के एक भाग के रूप में रहती थी। पशु मानव दास कबीलों का दर्जा पृथ्वी के दासों से कहीं अधिक था। अर्ध पशु जाति का दर्जा पशु मानव दासों से निम्न था और वास्तव में उनका दर्जा पृथ्वी के दासों के समान ही था। जाहिर है ये सब सच ही था। जानवरों जैसी जाति में गुलाम कबीलों को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके मालिक होते थे। मालिक जब चाहे इन गुलाम कबीलों को बेच सकता था। महाद्वीप पर केवल कुछ ही लोग जाकर बीस्टफोल्क से गुलाम खरीदते थे, क्योंकि बीस्टफोल्क प्रेरी में गुलाम अक्सूर साम्राज्य जैसे स्थानों में गुलामों से अलग थे। ये गुलाम जो किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगा सकते थे, केवल पशुपालन करना जानते थे। इसलिए ये गुलाम खेती नहीं कर सकते थे, केवल पशुपालन ही कर सकते थे। हालांकि अक्सूर साम्राज्य में मुख्य आजीविका खेती थी और पशुपालन के लिए उपयुक्त मैदानी इलाके बहुत कम थे।
जो लोग इन गुलामों को खरीदते थे उन्हें खेती करना सिखाना पड़ता था। चूंकि वे खेती करना नहीं सीख पाए थे, इसलिए महाद्वीप से खरीदे गए स्थानीय गुलामों की तुलना में उनकी कीमत कम थी। झाओ हाई के लिए यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके खेतों में ज्यादा उपज नहीं होती थी। इन गुलामों को खेती बाड़ी का प्रशिक्षण देने से वे जल्दी ही इस काम को सीख लेंगे। खेती बाड़ी, यह विषय देखने में सरल लगता है, लेकिन अपनी सरलता के बावजूद इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। यदि बड़े बुजुर्ग खेती सीख लें और फिर छोटों को मार्गदर्शन और शिक्षा दें, तो कुछ वर्षों बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। झाओ हाई बीस्टफोल प्रेरी जाकर देखना चाहता था। वह विशेष रूप से प्रेरी में मौजूद जादुई जानवरों को देखना चाहता था। अगर वे वहां जाते तो उन्हें बहुत सारे जादुई जानवर मिल सकते थे। शायद इससे उन्हें अपने फार्म को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती थी। अचानक उन्हें आकाश में एक चील की आवाज सुनाई दी। वह नीचे उड़कर आए और पता चला कि वह चील लौरा द्वारा झाओ हाई के पास भेजी गई थी। हालांकि उसका रंग लाल नहीं था क्योंकि अपग्रेड के कारण हुए परिवर्तनों के समय वह अंतरिक्ष में मौजूद नहीं थी। झाओ हाई ने इशारा किया और चील धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। चील के पंजों से एक छोटा थैला बंधा हुआ था। यह थैला कई चीजों से भरा हुआ था। झाओ हाई ने थैले की जांच की और पाया कि वह लाल कागजों से भरा हुआ था। स्पष्टतः ये वही विवाह प्रमाण पत्र थे जो झाओ हाई ने मांगे थे। उसने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि कारीगरी बहुत उत्तम थी। झाओ हाई ने ग्रीन को विवाह प्रमाण पत्र दिया और उसने उसे गौर से देखा। यह बहुत ही परिष्कृत था और कागज की गुणवत्ता भी बहुत उच्च थी। बैग में एक कागज का टुकड़ा भी था। इस कागज में वो जानकारी थी जो झाओ हाई को चाहिए थी, जिसे लौरा ने परसेल रची में फैले अपने सूचना नेटवर्क से इकट्ठा किया था। लौरा का प्रभाव केवल परसेल रची तक ही सीमित नहीं था, वह अन्य स्थानों से भी जानकारी जुटा सकती थी। हालांकि जानकारी मिलने के बावजूद वह बहुत विस्तृत नहीं होती थी, इसीलिए लौरा ने पहले झाओ हाई को इसकी सूचना नहीं दी थी। झाओ हाई ने विस्तृत जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ा। कासा शहर में इस समय की स्थिति के लिए कई तरह की प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता थी और लौरा इन सभी पर नजर रख रही थी। हालांकि कासा शहर में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घट रही थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट से झाओ हाई को कुछ हलचल का आभास हुआ। जाहिर है, कासा सिटी की उन बड़ी व्यापारी कंपनियों को लौरा की गतिविधियों की जानकारी थी। ये लोग मूर्ख नहीं थे। अगर लौरा का अपना खुफिया नेटवर्क था तो उनका भी जरूर था। साथ ही अतीत में लौरा से उनके मतभेद भी रहे थे और लौरा की गतिविधियों के कारण इन लोगों को शक होने लगा था। भले ही उन्हें कुछ न मिले, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से गुप्त नहीं रह सकता था। जरा सी भी नजर गड़ाए सुराग मिल ही जाते थे। बड़े व्यापारी परिवारों के कई लोग अलोडिया से परिचित थे। वे जानते थे कि अलोडिया कार्लो का मुख्य सेवक था और एक सम्मानित एवं लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन अब लौरा ने उसे अपने वश में कर रखा था। ऐसे में मूर्ख भी समझ सकते थे कि लौरा और कार्लो के बीच कुछ तो हुआ है। माकी डेल कबीले के बारे में महाद्वीप के बड़े कबीलों को कुछ जानकारी थी। वे माकी डेल कबीले में करेन और लौरा के रुतबे से भी वाकिफ थे। इस बार लौरा और कार्लो के बीच की लड़ाई को इन बड़े व्यापारी कबीलों ने बड़े चाव से देखा, लेकिन बाद में उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। परसेल परिवार इस मामले में शामिल था और इसी वजह से बड़े परिवार असमंजस में थे। हालांकि लौरा ने परसेल परिवार की मदद की थी, लेकिन माना जाता था कि उसे इतनी इज्जत नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर माकी डेल परिवार हरकत में आता तो क्या इसका मतलब ये होता कि वे परसेल परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हैं? आगे की जांच में उन्हें कार्लो का मकसद तुरंत पता चल गया। ये बहुत स्पष्ट था। पहले अलोडिया ग्रैंड ड्यूक से मिलने उनके महल गई थी और अगले दिन उसे हिरासत में ले लिया गया था। फिर लौरा स्टोनी माउंटेन गई और रास्ते में उस पर हमला हुआ। जब वह वापस लौटी तो उसके पास मरे हुओं की सेना थी। अगर वे अब भी स्थिति को नहीं समझ पाए थे तो वे निश्चित रूप से कासा सिटी में नहीं रह रहे होते। टिप्पणियां अध्याय 203 काएर की क्षमताएं। सच कहें तो कासा शहर के उन सभी बड़े व्यापारी परिवारों के मन में झाओ हाई के बारे में विचार थे। चूंकि उनके व्यवसाय परसेल रची में स्थित थे, इसलिए वे कार्लो से कहीं पहले ताओयुआन उत्पादों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के बारे में जानते थे। उन व्यापारी कुलों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया क्योंकि वे स्थिति को भलीभांति समझते थे। खाद्य संकट के दौरान उनकी योजनाएं झाओ हाई के हस्तक्षेप के कारण विफल हो गई थी। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि झाओ हाई ने कुछ ऐसा किया था जिससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उनका यह कार्य परसेल कुल पर एक बड़ा उपकार करने के समान था। परसेल कुल झाओ हाई को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था, इसलिए झाओ हाई के विरुद्ध जाना उनके लिए कठिन था। ऐसा करना परसेल कुल के अपमान के समान होता। यदि वे परसेल रियासत में अपना व्यापार जारी रखना चाहते थे तो वे झाओ हाई के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा वे बड़े व्यापारी परिवार किसी काले जादूगर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। महाद्वीप में काले जादूगरों को बहुत मुश्किल माना जाता था। अगर कोई उनसे उलझ जाता तो उसे अनगिनत मरे हुओं से निपटना पड़ता। भले ही वे बड़े व्यापारी परिवार थे, लेकिन अगर वे किसी काले जादूगर के चक्कर में पड़ जाते तो नुकसान होना तय था। व्यापारी ऐसे अप्रत्याशित आर्थिक नुकसान को सहने को तैयार नहीं थे। वे सद्भाव और धन पर अधिक ध्यान देते थे। सच कहें तो इन बड़े व्यापारी कुलों की माकी डेल कुल के बारे में राय अच्छी नहीं थी। हालांकि माकी डेल कुल में अपार संभावनाएं थीं और वे प्रसिद्धि के शिखर पर थे, इसलिए वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। इस मामले में बड़े व्यापारी परिवार बस ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। हालांकि उन्होंने अपनी तैयारियां कर रखी थी, फिर भी इन बड़े व्यापारी परिवारों के लोगों को नहीं लगता था कि परसेल परिवार हार जाएगा। एक तरफ एक बड़ा और सम्मानित परिवार था जिसके पास एक रियासत थी। क्या वे एक व्यापारी परिवार से हार सकते थे? यह असंभव था, एक अभूतपूर्व घटना। बड़े कुलीन परिवारों का अपना एक अलग ही दायरा होता था। यह दायरा बड़े व्यापारी परिवारों के दायरे से कहीं अधिक प्रभावशाली था। इसका मुख्य कारण यह था कि कुलीन परिवार कहीं अधिक भरोसेमंद और मजबूत था। व्यापारी परिवार इस दायरे की बराबरी नहीं कर सकते थे। यदि व्यापारी परिवारों का धन पर प्रभुत्व था तो कुलीन परिवारों का सत्ता पर प्रभुत्व था।
कभी कभी भले ही कोई अपनी संपत्ति खर्च कर दे, सत्ता नहीं खरीदी जा सकती थी। हालांकि यदि किसी के पास सत्ता थी तो धन अर्जित करना आसान था। ठीक इसी वजह से उन बड़े व्यापारी कुलों ने अपनी तैयारियां कर रखी थी। हालांकि उन्होंने परसेल कुल के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। इसके विपरीत वे माकी डेल कुल से निपटने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें सिर्फ व्यापारी कुलों के रूप में न देखें। माकी डेल कुल की हरकतें वाकई हद से ज्यादा दबंगई भरी थी और व्यापारिक जगत में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से माकी डेल कुल इस समय परसेल कुल से निपटना चाहता था। बड़े व्यापारी कुलों के लिए माकी डेल कुल को सबक सिखाने का यह एक बेहतरीन मौका था। वे निश्चित रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। लॉरा ने झाओ हाई को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। हालांकि लॉरा का खुफिया नेटवर्क मजबूत था, फिर भी ऐसी गुप्त बातों का पता लगाना नामुमकिन था। देखने में तो ऐसा लगता था कि लॉरा उन बड़े व्यापारी कुलों की जासूसी कर रही है, लेकिन असल में उसकी ये हरकतें महज एक छोटी सी चाल थी। बाद में झाओ हाई ने ग्रीन को इन बातों की व्याख्या की। ग्रीन को लगा कि इन बड़े व्यापारी कुलों का उद्देश्य परसेल कुल से निपटना तो संभव ही नहीं है। उन्होंने हाल ही में परसेल कुल को नाराज किया था, इसलिए अगर वे इस बार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वे उन्हें एक बार फिर नाराज कर देंगे। इसके बाद वे परसेल रियासत में व्यापार नहीं कर पाएंगे। इन विचारों के साथ ग्रीन ने निष्कर्ष निकाला कि इन कुलों का उद्देश्य संभवतः माकी डेल कुल से निपटना होगा। झाओ हाई ने ग्रीन की बात से सहमति जताई। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर झाओ हाई ने लॉरा को धन्यवाद पत्र लिखा और चील को तैयार किया। चील स्थापित करने के बाद झाओ हाई के सामने कई स्थानिक थैले प्रकट हुए। उसने उनमें से कुछ ग्रीन और अन्य लोगों को दे दिए। ये वही स्थानिक थैले थे जिनका उपयोग झाओ हाई पहले खरीदे गए बीजों को संग्रहित करने के लिए करता था और जिन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। उसने हाल ही में बीज खरीदते समय इनका उपयोग किया था। चूंकि अंतरिक्ष में कृषि भूमि का क्षेत्रफल अब बड़ा हो गया था, इसलिए झाओ हाई ने कायर को कई चीजें बोने का निर्देश दिया था। ऐसे कई स्थानिक थैले थे। ग्रीन और अन्य लोगों के पास एक एक होने के बावजूद भी उनमें से कई बचे हुए थे। झाओ हाई द्वारा तैयार किए गए सभी स्पेशल बैग निकाल लिए गए थे। जाहिर है उन सभी का उपयोग करना असंभव था, इसलिए वह उनमें से कुछ लॉरा को भेजने की योजना बना रहा था। ये जानना जरूरी है कि महाद्वीप में स्पेशल उपकरणों की बहुत मांग थी। हालांकि स्पेशल बैग की क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी उसमें सामान रखने की जगह उनके लिए पर्याप्त थी। अगर ऐसे स्पेशल बैग महाद्वीप में बेचे जाते तो प्रत्येक बैग की कीमत लगभग कुछ हजार सोने के सिक्कों के बराबर होती। चील को छोड़ने के बाद झाओ हाई अंतरिक्ष में लौट आया और लौह पर्वत किले की ओर चल पड़ा। किले में पहुंचते ही झाओ हाई ग्रीन के साथ बाहर निकला। उसका इरादा लौह पर्वत किले के बाहर के क्षेत्र का निरीक्षण करना था। आयरन माउंटेन किले के बाहरी दृश्य को देखकर झाओ हाई एक पल के लिए दंग रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। सभी घर 7 रंगों के फूलों से ढके हुए थे और सबसे खास बात यह थी कि सभी खिड़कियां लताओं से ढकी हुई थी। दिन के समय ये लताएं ऊपर की ओर मुड़ जाती थीं। शाम होते ही ये अपने आप नीचे आ जाती थीं। यह एक स्वचालित पर्दे की तरह था और इसे देखकर झाओ हाई बहुत प्रसन्न हुआ। इन छोटी लताओं को देखकर झाओ हाई ने तुरंत कायर को पुकारा। कायर को अंतरिक्ष के अंदर रहना अच्छा लगता था। चूंकि वह स्वयं एक वनस्पति परी थी, इसलिए अंतरिक्षी पौधों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। स्वाभाविक रूप से उसे अंतरिक्ष के अंदर रहना पसंद था। वह इस बात से हैरान थी कि झाओ हाई ने उसे क्यों बुलाया, इसलिए कायर ने पूछा, युवा स्वामी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? झाओ हाई ने उन सुंदर लताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, कायर, ये पतली लताएं तो अच्छी हैं, लेकिन सर्दियों का क्या? क्या सर्दी आने पर ये लताएं जम नहीं जाएंगी? झाओ हाई के सवाल सुनकर कायर मुस्कुराए। युवा स्वामी, आप मुझे कम आंक रहे हैं। मैं शैतान लोक से आई हूँ और वहाँ का वातावरण यहाँ से कहीं ज्यादा खराब है। वहाँ साल भर महाद्वीप की तुलना में बहुत ज्यादा ठंड रहती है और मुझे ठंड से डर लगता है। इन फूलों को कम मत आंकिए। ये फूल न केवल शाम को रोशनी देते हैं, बल्कि ठंड के मौसम में गर्मी भी छोड़ते हैं। इसलिए सर्दियों के महीनों में महल का तापमान कभी कम नहीं होगा। झाओ हाई एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसे सच में नहीं पता था कि कायर के पास ऐसी क्षमताएं हैं। कायर ने झाओ हाई के चेहरे के भाव देखे और मुस्कुराए। युवा स्वामी, आप वास्तव में नहीं समझते कि शैतान लोक किस तरह की स्थिति में है। अगर मेरे पास ऐसी क्षमताएं नहीं होती तो मुझे शैतान लोक के प्राणियों का सम्मान कैसे मिलता? मैं आपको बता दूं, यह मेरी क्षमताओं की सीमा नहीं है। शैतान लोक के कुछ प्राणी मेरे पत्ते खाते हैं और उनकी आयु बढ़ जाती है। यही कारण है कि वे प्राणी मेरा इतना सम्मान करते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। उसके मन में एक विचार आया। चूंकि कायर में ऐसी क्षमताएं हैं तो सर्दियों के आने पर क्या वह कायर का उपयोग करके ग्रीन हाउस नहीं बना सकता? अगर ऐसा संभव हो तो सर्दियों में वह न केवल अंतरिक्ष में बल्कि बाहर भी पौधे लगा सकेगा। झाओ हाई ने धीरे से सिर हिलाया और उस विचार को त्याग दिया। अभी ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सर्दी अभी दूर थी। जब तक उसके पास कायर थी, ग्रीन हाउस बनाने के बारे में सोचना बहुत ही सरल बात होती। झाओ हाई और ग्रीन धीरे धीरे महल से बाहर निकले। उन्होंने महल के चौक और महल के बाहरी हिस्से को देखा और पाया कि दास बहुत व्यस्त थे। जो सब्जियां उन्होंने बोई थीं, वे अब नन्हे पौधों में तब्दील हो चुकी थीं। न केवल इन छोटे पौधों की देखभाल करनी थी, बल्कि अतिरिक्त पौधों को नष्ट करना भी आवश्यक था। ऐसा इसलिए ताकि बाकी सब्जियों को जितना हो सके उतना बढ़ने और परिपक्व होने का मौका मिल सके और वे जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी हो सके। जमीन से उगती हरियाली को देखकर झाओ हाई और ग्रीन का मन प्रसन्न हो गया। ग्रीन की आंखों में आंसू आ गए जब उसे याद आया कि वे पहली बार इस बंजर भूमि में कब आए थे। उस समय वे सचमुच हताश थे। उस समय उसके मन में कोई विचार नहीं था। वो बस झाओ हाई की जान बचाना चाहता था। किसने सोचा था कि उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा और वे इस मुकाम तक पहुंचेंगे। दोनों घाटी का जायजा लेने गए। वहां बोया गया मक्का अब लंबा और घना हो गया था।
ये दासों द्वारा दी गई विशेष देखभाल के कारण हुआ था, जिससे यह अच्छी तरह से विकसित हुआ था। झाओ हाई संतुष्ट था। इसके बाद झाओ हाई नीली आंखों वाले खरगोशों को देखने गया। इन नीली आंखों वाले खरगोशों के परिपक्व होने की गति बहुत ही असामान्य थी। संभवतः इसका कारण अंतरिक्ष से मिलने वाली मूली की पत्तियां थीं, जिन्हें उन्हें चारे के रूप में दिया गया था। उन पत्तियों के कारण वे जल्दी परिपक्व हो गए और इस प्रकार उनकी प्रजनन गति भी तेज हो गई। ये देखकर झाओ हाई बहुत खुश हुआ। अब ब्लैक वेस्ट को सही राह पर माना जा सकता था। अब वहां की मौजूदा आबादी का भरण पोषण करना और ब्लैक वेस्ट की भूमि पर जीवन यापन करना संभव था। यह एक बहुत अच्छा परिणाम था। ये सब देखने के बाद झाओ हाई और ग्रीन महल में लौट आए। उनके बैठते ही मेघ ने उन दोनों को एक एक कप चाय दी। झाओ हाई ने चाय पी और आह भरी। अब जब दिन बीत गया है तो हमने कम से कम अपने कुछ लक्ष्य तो हासिल कर लिए हैं। हाँ दादाजी ग्रीन, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? ग्रीन ने सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ आज हमने अपने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हाँ ब्लैक वेस्ट में आने के बाद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। अगर यंग मास्टर स्पेस न होता तो हमारा बूढ़ा कबीला खत्म हो गया होता। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने ग्रीन की ओर सिर घुमाकर कहा, दादाजी ग्रीन, कल हम कासा शहर जाकर लौरा से मिलेंगे। मैं उसे कई स्पेशल बैग देना चाहता हूं और उससे कहना चाहता हूं कि वह कुछ छोटी मछलियां दुख खरीद कर वहां खाई में डाल दे। अब जब हमारे पास का एयर है तो 7 रंगों की लताओं का उपयोग खाई की बाढ़ के रूप में किया जा सकता है, इसलिए हमें वहां छोटी मछलियां डालने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उस तालाब में क्रिस्टल सीन वाले लावा तीन भी बहुत हैं, इसलिए हम वहां छोटी मछलियों का पालन पोषण कर सकते हैं और बाद में मछली खा सकते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ। वैसे युवा स्वामी, क्या आप झाओ वेन से कैरियन दलदल में जाकर कुछ जादुई जानवरों को पकड़ने के लिए कहेंगे? वैसे भी वह कैरियन दलदल से अच्छी तरह परिचित है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? झाओ हाई ने सिर हिलाया। हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमने दूसरे जादुई जीवों को अपनी स्थिति के बारे में बता दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। क्या झाओ वेन ने यह नहीं कहा था कि कैरियन दलदल में 10 से अधिक 9वें दर्जे के जादुई जीव हैं? अगर ये जादुई जीव हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और परेशानी खड़ी करते हैं तो इसका मतलब होगा कि महाद्वीप के लोगों को हमारे अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। तब हम खतरे में पड़ जाएंगे। ग्रीन ने सिर हिलाया। झाओ हाई ने आगे कहा, हम झाओ वेन को कुछ छोटे पैमाने पर जादुई जानवरों का शिकार करने देंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। वैसे भी हम जल्द ही बीस्टफोल प्रेरी जाएंगे। उस जगह पर निश्चित रूप से कई जादुई जानवर होंगे। मुझे विश्वास है कि समय आने पर हमारा फार्म उन्नत हो जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। वह बीस्टफोल प्रेरी जा चुका था और उसे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। वह जानता था कि उस महाद्वीप पर कई अनोखे जादुई जीव रहते हैं जो वहां फलते फूलते हैं। अगर वे उन जादुई जीवों को अंतरिक्ष में ले जा सकें तो अंतरिक्ष का विकास इतना मुश्किल नहीं होगा। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट, अध्याय 204, करेन का बदबूदार चेहरा। उस रात झाओ हाई ने मेरिन को कासा शहर जाने की अपनी योजना के बारे में बताया। मेरिन ने उसका विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसने इस विचार का भरपूर समर्थन किया। मेरिन का उन प्रमुख कुलीनों से पहले भी वास्ता रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि कोई कुलीन व्यक्ति दूसरों से संपर्क न रखे और अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रहे तो वह किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाएगा। अतीत में यद्यपि बुढ़ा वंश के पास संपर्कों का कोई सुव्यवस्थित नेटवर्क नहीं था, फिर भी उनके प्रमुख कुलीनों से कुछ संबंध थे। इसलिए इस तरह के संबंध रखना उनके लिए सुविधाजनक था। अपनी पिछली पहचान के कारण झाओ हाई किसी से भी ठीक से संपर्क नहीं बना पाया था। यह उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत प्रतिकूल था। इसलिए मेरिन चाहती थी कि झाओ हाई कासा शहर जाए और वहां के सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्तियों से संबंध बनाए। असल में मेरिन की एक और योजना थी जो लौरा पर केंद्रित थी। मेरिन ने पहले ही तय कर लिया था कि लौरा झाओ हाई की पत्नी बनेगी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि झाओ हाई का लौरा से खूब मेलजोल हो। इससे उनके रिश्ते को मजबूती मिलेगी और जल्द ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगली सुबह झाओ हाई मेघ और ग्रीन को स्टोनी माउंटेन से निकालकर कासा सिटी की ओर ले गया। इस बार झाओ हाई एलियन पर सवार था और वे आराम से बैठे थे। एलियन तेज, स्थिर और पृथ्वी पर चलाई गई गाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक थी। हालांकि झाओ हाई ने कई हवा का पीछा करने वाले घोड़ों को भी छोड़ दिया जो एलियन के पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब वे कासा शहर के द्वार पर पहुंचे तो झाओ हाई एलियन से उतरकर घोड़ों पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर सके। जब झाओ हाई शहर में पहुंचा तो उसकी खबर पूरे शहर में फैल गई। लगभग उसी समय जब उसने शहर के द्वार से प्रवेश किया, ये खबर शहर की बड़ी और मध्यम आकार की सेनाओं तक तुरंत पहुंच गई। ये जानना जरूरी है कि कासा शहर के प्रमुख प्रभावशाली लोगों के लिए झाओ हाई एक रहस्यमय व्यक्ति था। हर कोई उससे संपर्क करने का अवसर तलाश रहा था, लेकिन वह स्टोनी माउंटेन में छिपा हुआ था। इसी वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। अब झाओ हाई अचानक कासा शहर में आ गया था। इससे न केवल बड़े व्यापारी संघ बल्कि इवान भी चिंतित हो गया था। हालांकि इवान बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। भले ही वह झाओ हाई से मिलना चाहता था, लेकिन वह एक ग्रैंड ड्यूक, एक रियासत का मुखिया था। इसलिए अगर वह बाहर जाकर झाओ हाई का स्वागत करता तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। लौरा को स्वाभाविक रूप से सबसे पहले खबर मिली। जब उसने सुना कि झाओ हाई आया है तो वह हैरान रह गई। उसने कल ही चिट्ठी चील के जरिए भेजी थी, तो झाओ हाई आज कैसे आ गया? हालांकि अभी ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत नीर से कहा, नीर, दादा क्विनन जॉन को जल्दी से फोन करो। मेरे पिताजी को भी बता दो। नीर ने तुरंत बात मान ली, मुड़ा और भाग गया। लौरा खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, सियल।
हालांकि सियल लॉरा का रक्षक कप्तान था, उसकी ताकत कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसकी वफादारी और निष्ठा ही वह वजह थी जिसके कारण उसे यह पद मिला था। वह काफी समय से लॉरा के साथ था और बुद्धिहीन योद्धा नहीं था। जब उसने देखा कि लॉरा किसी समस्या को सुलझाने में व्यस्त है तो वह रक्षक कप्तान की बजाय एक सहायक की तरह व्यवहार करने लगा। सियल तुरंत बाहर से अंदर भागा। उसने अपना पूरा कवच नहीं पहना था, बल्कि साधारण योद्धाओं वाले कपड़े पहने थे। अंदर आते ही उसने जल्दी से लॉरा को झुककर प्रणाम किया और कहा, युवती। लॉरा ने सिर हिलाया और आदेश दिया, जल्दी जाओ और मुख्य द्वार खोलो। महोदय के आने पर उनका स्वागत करने की तैयारी करो, फिर तुरंत रसोई को कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने का आदेश दो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, महोदय को हमारे साथ रुककर भोजन करना ही होगा। सियल ने निर्देशों का पालन किया और उन्हें आगे बताया। लॉरा खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी अलमारी खोली और तुरंत अपने कपड़ों में से छांटना शुरू कर दिया। उसे चुनाव करने में कुछ समय लगा। अंत में उसने अपनी पसंदीदा पोशाक, एक चंद्र सफेद राजकुमारी स्कर्ट चुनी और उसे पहन लिया। क्वीन जॉन और करेन लॉरा के अध्ययन कक्ष में पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उन्होंने नौकरों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वह कहाँ गई है, और सभी ने कहा कि वह अपने कमरे में वापस चली गई है। दोनों ही समझदार और नेक लोग थे, इसलिए नौकरों का जवाब सुनकर वे तुरंत समझ गए कि वह क्या कर रही है। क्वीन जॉन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और करेन की ओर मुड़े। मास्टर करेन, लगता है हमें जल्दी से लॉरा के लिए दहेज तैयार करना होगा। कैरेन हंस पड़ी, लेकिन बोली, मुझे पहले इस व्यक्ति को देख लेना चाहिए। एक पिता के लिए अपनी खूबसूरत और काबिल बेटी को एक बदबूदार लड़के के सामने सज धज कर पेश होते देखना करेन के दिल को थोड़ा खट्टा कर देता था। क्वीन जॉन स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि करेन क्या सोच रही है। जब लॉरा की मां ने उससे शादी की थी तब क्वीन जॉन के मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। हालांकि क्वीन जॉन लॉरा की मां का पिता नहीं था, फिर भी दोनों पुरुषों के मन में बेटी के लिए एक जैसा ही पिता तुल्य प्रेम था। इसलिए क्वीन जॉन जानता था कि करेन के मन में क्या चल रहा है। कैरेन की बात सुनकर क्वीन जॉन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, यह ऐसी चीज है जो तुम्हारे बस में नहीं है। लॉरा ने चांद के रंग जैसी सफेद राजकुमारी स्कर्ट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली। स्कर्ट महीन मकड़ी के रेशम से बनी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। कैरेन ने लॉरा की खूबसूरती देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि लॉरा झाओ हाई की वजह से इतनी खूबसूरत है तो उसके चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। लॉरा ने वास्तव में इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो उन दोनों के सामने रुक गई, एक चक्कर लगाया और पूछा, पिताजी, दादा क्वीन जॉन, क्या मेरी स्कर्ट सुंदर लग रही है? क्या मुझे इसे बदलने की जरूरत है? क्वीन जॉन हंसे, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी छोटी लॉरा सबसे आकर्षक है। करेन शांत थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। लॉरा ने भी देखा कि करेन के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, पिताजी, क्या आप ठीक है? आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया? क्या आपका कोई प्रयोग विफल हो गया? कैरेन ने नाक सिकोड़ी। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते बोलते वह मुंह फुलाए स्टडी रूम में चला गया। इससे लॉरा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैरेन को क्या हो रहा है। इसी क्षण बाहर से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। तभी सियल की आवाज आई, मास्टर झाओ हाय, महोदय, कृपया अंदर आइए। युवती आपका इंतजार कर रही है। सियले की आवाज सुनकर लॉरा मुस्कुरा उठी। उसने तुरंत अपनी स्कर्ट ठीक की और सामने के दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसके पहुंचने से पहले ही झाओ हाय और ग्रीन मुख्य द्वार पर रुक गए थे। तीनों घोड़े पर सवार थे और नीचे उतरकर फेथ मैंशन के नौकरों को घोड़े सौंप दिए। फिर सियले उन्हें अंदर ले गया। लॉरा ने जल्दी से अपनी स्कर्ट समेटी और झाओ हाय का औपचारिक अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, आपका स्वागत है। देर से अभिवादन करने के लिए कृपया नाराज न हो। झाओ हाय मुस्कुराया, मिस लॉरा बहुत ही विनम्र है। मैं आज यूं ही यहाँ आ गया। शहर घूमने के बाद मुझे कुछ खास करने को नहीं मिला, इसलिए मैंने मिस लॉरा को परेशान कर दिया। मिस लॉरा, कृपया मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान का आना लॉरा के लिए सम्मान की बात है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्रीमान रेंजर, श्रीमती मेग, कृपया अंदर आइए। ग्रीन और मेग ने लॉरा का अभिवादन किया, फिर क्वीन जॉन का। उत्सुकता से भरी लॉरा उन्हें अध्ययन कक्ष में ले गई। अध्ययन कक्ष में पहुंचते ही वे करेन को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए, जो वहां गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठा था। उसकी आंखें झाओ हाय को ऐसे घूर रही थीं मानो वह उसका दुश्मन हो। इससे झाओ हाय असमंजस और स्तब्ध रह गया। उसने खुद को देखा, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। फिर उसने करेन की ओर देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसने करेन को कैसे नाराज कर दिया था। झाओ हाय रुक गया। उसने लॉरा की ओर मुड़कर पूछा, मिस लॉरा, ये कौन है? लॉरा ने करेन के चेहरे पर आई खट्टी मुस्कान देखी, लेकिन उसे लगा कि इस बारे में उससे पूछने का ये सही समय नहीं है। उसने झाओ हाय के सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे पिता हैं। ये जानकर कि यह व्यक्ति लॉरा का पिता है, झाओ हाय का दिल बैठ गया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और करेन के सामने सम्मानपूर्वक एक कुलीन व्यक्ति की तरह पेश हुआ। झाओ हाय ने चाचा से मुलाकात की थी। मैंने अपनी अनुमति से उनसे मिलने गया था और मुझे उम्मीद है कि चाचा को बुरा नहीं लगा होगा। कैरेन गुस्से में तो थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने झाओ हाय से कोई बैर भी नहीं रखा। झाओ हाय को इतना विनम्र और शालीन देखकर उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जल्दी से उठी और झाओ हाय को उठने में मदद की। महाराज, आप बहुत विनम्र हैं। आपने लॉरा को कई बार बचाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंकल बहुत औपचारिक है। मैंने आपको पहले नहीं देखा था, जो कि अन्याय था। मुझे उम्मीद है कि अंकल को बुरा नहीं लगेगा। लॉरा ने करेन की प्रतिक्रिया देखी और थोड़ी राहत महसूस करते हुए जल्दी से बोली, पिताजी, आप भाई हाय से खड़े होकर बात कर रहे हैं। जल्दी से बैठ जाइए। कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति न होने के कारण लॉरा ने स्वाभाविक रूप से झाओ हाय को भाई हाय कहकर पुकारा।
ये सुनकर करेन के चेहरे पर एक बार फिर से कड़वाहट छा गई। हालांकि करेन ने अपने बचपन में कुलीन शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक झाओ हाई से बैठने का अनुरोध किया। झाओ हाई थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सावधानीपूर्वक कैरेन के बगल में बैठ गया। लॉरा ने कमरे के अंदर मौजूद लोगों का जायजा लिया। सियल की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, सियल अभी पीछे हट जाओ। 2 मरे हुओं को बुलाकर दरवाजे की रखवाली करवाओ। किसी को भी अंदर मत आने देना। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना और अगर कोई अत्यावश्यक बात हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाना। सियल ने तुरंत बात मान ली, पीछे मुड़ा और धीरे से लॉरा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। कैरेन ने थोड़ी उलझन भरी नजरों से लॉरा की ओर देखा। लॉरा ने जब सियल को पीछे हटते देखा तो वह झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, भाई हाई, यहाँ कोई अजनबी नहीं है। कृपया अपनी टोपी उतार दीजिए। दादा ग्रीन, आप भी अपनी टोपी उतार सकते हैं। मेग, यूं ही खड़ी मत रहो, जल्दी से यहाँ बैठ जाइए। झाओ हाई और ग्रीन दोनों मुस्कुराए। उन्होंने अपनी टोपी और हेलमेट उतार दिया। झाओ हाई का चेहरा देखकर करेन दंग रह गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई इतना जवान होगा। उसने झाओ हाई की उम्र लगभग 30 साल समझी थी। 30 साल की उम्र में झाओ हाई जैसी ताकत हासिल करना वाकई असाधारण प्रतिभा थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई की उम्र 20 साल से भी कम होगी। लॉरा भी बैठ गई, जबकि नीर ने उन दोनों को एक एक कप चाय दी और फिर लॉरा के पीछे हट गया। झाओ हाई को देखते हुए लॉरा मुस्कुराए और बोली, भाई हाई, क्या आप आज सिर्फ मिलने आए हैं या आपको कोई और बात करनी है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, आज तो मैं बस मिलने आया हूँ। सच में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर चर्चा करनी हो? ओह हाँ, मैं कई उपहार लाया हूँ। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और उसके हाथों में 3 स्पेशल बैग प्रकट हो गए। झाओ हाई ने स्पेशल बैग्स को मेज पर रखा, फिर मुस्कुराते हुए लॉरा से कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। ये स्पेशल बैग्स हैं, इनके अंदर 10 वर्ग मीटर की जगह है। तुम देख लो, इसे आजमा कर देखो। लॉरा और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें झाओ हाई से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। महाद्वीप पर बाजार मूल्य न होने वाले अंतरिक्ष उपकरण को इस तरह बांटना उनकी अपेक्षा से परे था। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 205 अचानक परिवर्तन। लॉरा का इंतजार किए बिना करेन ने एक स्पेशल बैग उठाया और ध्यान से उसकी जांच करने लगी। ये स्पेशल बैग साधारण कपड़े के थैलों जैसे दिखते थे। इनका रंग भूरा था और इनके खुलने वाले हिस्से पर भान की रस्सी लगी हुई थी। दिखने में साधारण होने के कारण महाद्वीप में बने किसी महिला के हैंडबैग की तुलना में ये घटिया प्रतीत होते थे। अगर कोई इस तरह का थैला किसी कुलीन महिला या युवती के सामने फेंक दे और उन्हें यह न बताए कि यह एक स्पेशल बैग है, तो हो सकता है कि वे इसे देखने या उठाने से भी डरें। यह भी संभव है कि वे इस पर नजर भी न डालें। हालांकि करेन इन सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह स्पेशल बैग पर लगे जादुई सरणियों एक की जांच कर रहा था। करेन एक जादुई सरणी शोधकर्ता था और उसे विभिन्न जादुई उपकरणों के जादुई भागों का अध्ययन करना पसंद था। हालांकि सामान्य अंतरिक्ष उपकरणों में औसत से कहीं अधिक परिष्कृत जादुई सरणियां होती थीं। इसके अलावा इसके अंतरिक्ष को सक्रिय करने के लिए एक अंतरिक्ष जादूगर की आवश्यकता होती थी। इस अंतरिक्ष जादूगर का कार्य करने के लिए पर्याप्त उच्च पद का होना भी आवश्यक था, अन्यथा इसके भीतर निहित जादू बहुत कम होता। ये तथाकथित सक्रियण वास्तव में संसीलन प्रक्रिया थी। एक बार जब कोई अंतरिक्ष जादूगर उच्च पद पर पहुंच जाता था तो वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके अंतरिक्ष को उपस्थानों में विभाजित कर उन्हें संसील कर सकता था। इस प्रक्रिया को भी सक्रियण प्रक्रिया कहा जाता था। सरल शब्दों में कहें तो स्थानिक जादू के उपकरणों पर लगाए गए जादुई विन्यास एक विशेष प्रकार की जादुई मोहर थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जादूगर को अंतरिक्ष को उपस्थानों में विभाजित करने और उन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र बनाने में सहायता करना था। इससे मनुष्य किसी भी समय इनका उपयोग कर सकते थे। इसी कारण महाद्वीप पर सामान्य स्थानिक जादू के उपकरण धातु से बने थे। तो इसके अलावा उपकरण विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने थे और आवश्यक धातु की गुणवत्ता के कारण निर्माण मुश्किल हो जाता था। झाओ हाई द्वारा निकाले गए ये स्थानिक थैले एक प्रकार के जादुई उपकरण थे जो इस महाद्वीप पर पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे और न ही इनके बारे में कभी सुना गया था। इससे निश्चित रूप से करेन में जिज्ञासा पैदा हो गई थी। कैरेन ने स्पेशल बैग उठाया और ध्यान से उसकी जांच की, लेकिन उसे उस पर कोई खास निशान नहीं मिला। उसने बैग के मुंह को बांधने वाली रस्सी खोली और अंदर भी कुछ नहीं पाया। जब उसे फिर भी कुछ खास नहीं मिला तो उसने फ्राउनिंग करते हुए बैग खोला। उसने थैली के मुंह पर प्रहार किया और थैली के ऊपर अचानक एक जादुई आकृति प्रकट हो गई। ये जादुई आकृति नीले रंग की थी, जैसे जुगनू से निकलने वाली नीली रोशनी। कैरेन ने कुछ देर सोचा और बैग को घुमाया। बैग के घूमने के साथ ही मैजिक एरे प्रोजेक्शन भी घूमने लगा। कैरेन ने मैजिक एरे से एक कुर्सी को ढक लिया और कहा, इकट्ठा करो। कुर्सी तुरंत गायब हो गई। फिर कैरेन ने कहा, अपनी जगह पर, और जो कुर्सी गायब हुई थी वह अपनी मूल जगह पर वापस आ गई। कैरेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जिस जादू का इस्तेमाल किया गया है वह सील करने के लिए नहीं बल्कि इकट्ठा करने और छोड़ने के लिए है। यह एक अच्छा उपकरण है। आखिर में मुझे आश्चर्य है कि इसे कैसे बनाया गया होगा। वह ऐसे बोल रहा था मानो वह अपने विचारों में खोया हुआ हो। कैरेन को देखकर झाओ हाई और बाकी सब लोग अचंभित रह गए। झाओ हाई कैरेन को स्पेशल बैग का उपयोग समझाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि कैरेन इतनी अप्रत्याशित रूप से बुद्धिमान होगी। उसने स्पेशल बैग की कार्यप्रणाली को सुलझा लिया था, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया इतनी अजीब थी, है ना? लॉरा ने कैरेन के चेहरे के भाव देखे और तुरंत समझ गई कि वह जादुई तंत्र के अध्ययन में मग्न हो गया है। अब अगर कोई उसके कानों में चिल्ला भी दे तो भी वह सुन नहीं पाएगा। वह झाओ हाई को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। भाई हाई, चिंता मत करो, मेरे पिताजी आमतौर पर ऐसे ही हैं।
उन्हें जादुई तंत्र और जादुई उपकरणों का अध्ययन करना बहुत पसंद है। जब वे इसमें लग जाते हैं तो अपने आसपास की हर चीज भूल जाते हैं। झाओ हाई ने करेन के रूप रंग का गौर से निरीक्षण किया। करेन सचमुच उन सन की वैज्ञानिकों जैसी दिखती थी। अपने विषयों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में वे इतने मग्न हो जाते हैं। ऐसे लोग वाकई प्रशंसनीय होते हैं। सिर हिलाते हुए झाओ हाई ने कहा, चाचा जी सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। चाचा जी जैसे लोगों की वजह से ही इस महाद्वीप में जादू का विकास इस स्तर तक पहुंचा है। लॉरा ने करेन के बारे में झाओ हाई के विचार सुने और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने हाथ बढ़ाकर एक स्पेशल बैग उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, इसका उपयोग वही है जो तुमने देखा। ये स्पेशल बैग बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लगभग 10 घन मीटर। इससे ज्यादा होने पर इसमें कुछ और नहीं आ सकता। लॉरा ने खुशी से कहा, यह अब भी बहुत अच्छा है, खासकर अब महाद्वीप पर अधिकांश अंतरिक्ष उपकरण उन महान कुलीन परिवारों के नियंत्रण में हैं। अब हमारे पास अपने उपकरण हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि उनके अंतरिक्ष उपकरण बहुत बड़े नहीं हैं। ये वाकई अद्भुत है। झाओ हाई मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मेरे लिए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं निकाल सकता क्योंकि इससे सबका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। लॉरा ने सिर हिलाकर कहा, भाई हाय निश्चिंत रहिए, मैं ऐसी बात आसानी से उजागर नहीं करूंगी। वैसे भाई हाय, क्या आज के लिए बस इतना ही है? हाँ बिल्कुल, मैं आज इसी सिलसिले में और कासा शहर घूमने के लिए आया था, झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे कुछ छोटी मछलियां खरीदने में मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि वे कहाँ मिलेंगी? लॉरा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, छोटी मछलियां खरीदना तो आसान है। मेरे पास उन्हें हासिल करने के तरीके हैं। समस्या यह है कि उन्हें कैसे ले जाया जाए। छोटी मछलियां बहुत नाजुक होती हैं और उनके स्थान और स्टोनी माउंटेन के बीच की दूरी के कारण मुझे डर है कि 10 में से केवल एक ही बच पाएगी। इसीलिए मैंने उन्हें खरीदा नहीं है। झाओ हाई मुस्कुराया, ठीक है, असल में यह ऐसा ही था। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। कृपया विक्रेता से संपर्क करें और कुछ ऑर्डर दें। समय आने पर मुझे बता देना, मैं उन्हें ले लूंगा। झाओ हाई की बात सुनते ही लॉरा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं उनसे जल्द संपर्क करूंगी। जैसे ही वे जवाब देंगे मैं किसी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दूंगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने मुड़कर ग्रीन से कहा, दादाजी ग्रीन, स्टोनी माउंटेन पर हमला हो रहा है। हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। ग्रीन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, वे सचमुच आ गए। इसके बाद वह खड़ा हुआ और अपना हेलमेट वापस पहन लिया। झाओ हाई ने भी अपनी जादुई टोपी पहन ली और तीनों खड़े हो गए। झाओ हाई ने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, स्टोनी माउंटेन पर एक घटना घट रही है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं कुछ दिनों में फिर आऊंगा। अच्छा ठीक है, कृपया सावधान रहना। मुझे डर है कि इन लोगों को कार्लो ने भेजा है। लॉरा और क्विंजॉन भी खड़े थे, उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। हालांकि उन्हें भी लगा था कि माकी डेल कबीला लोगों को भेजेगा, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी होने की कल्पना नहीं की थी। झाओ हाई की ओर सिर हिलाते हुए लॉरा ने कहा, भाई हाय निश्चिंत रहिए, यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। कृपया आपको सावधान रहना होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। वह ग्रीन और मेक को घोड़ों पर बिठाकर फेथ मैंशन से बाहर निकला और जल्दी से कासा सिटी से रवाना हो गया। कासा शहर से बाहर निकलते ही उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां कोई नहीं था और वे अपने घोड़ों के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। फिर वे अंतरिक्ष से बाहर निकले और ब्लूस्टोन विला के प्रांगण में प्रकट हुए। विला में अब भी काफी शांति थी। आखिरकार कायर वहां मौजूद थी और उसने कमान संभाल रखी थी। अगर वे लोग सचमुच हमला करने और पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करते तो कायर की मौजूदगी में वे आंगन से आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि पहाड़ की तलहटी में मौजूद मरे हुए लोगों की वजह से वे हमला करके पहाड़ पर चढ़ भी नहीं पाते। झाओ हाई और बाकी 2 लोग विला में पहुंचे और तुरंत पहाड़ की तलहटी की ओर चल दिए। झाओ हाई ने कायर और झाओ वेन दोनों को मुक्त कर दिया। झाओ वेन झाओ हाई के सिर पर थी जबकि कायर उसके कंधे पर बैठी थी। इसके बाद झाओ हाई ने ईगल वर्चुअस फैंटम्स को मुक्त किया। वह ये देखना चाहता था कि इस बार हमले के लिए कितने सैनिक भेजे गए हैं। तीनों को कोई चिंता नहीं थी और वे धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए। वे असल में काले कोहरे से बाहर नहीं निकले बल्कि वहीं खड़े रहे। कायर ने हाथ हिलाया और उनके सामने एक स्क्रीन जैसी आकृति दिखाई दी। स्क्रीन द्वारा निगरानी किए जा सकने वाले क्षेत्र के बढ़ने के कारण झाओ हाई बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बाहर कई भाड़े के सैनिक मरे हुओं से लड़ रहे थे। झाओ हाई ने वहां ज्यादा मरे हुओं को नहीं रखा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर झाओजिया, झाओशी और झाओजी जैसे विशेषज्ञ थे। 3 उनसे पंगा लेना ठीक नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बफी, रियो और वह समूह जो लॉरा पर हुए हमले के दौरान चीलों के चंगुल में फंस गया था और बाद में मरे हुए लोगों में बदल गया था। इस समूह में लोगों की संख्या काफी अधिक थी। झाओ हाई ने चीलों को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या विरोधी पक्ष ने कोई अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। ये चीलें स्टोनी माउंटेन और कासा सिटी के बीच हवा में उड़ते हुए जासूसों का काम कर रही थी। झाओ हाई को शक था कि विरोधी पक्ष स्टोनी माउंटेन पर हमले को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होगा ताकि वापस लौटते समय झाओ हाई के दल पर घात लगाकर हमला कर सके। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि झाओ हाई के पास स्पेस की शक्ति है और इसलिए वह पलक झपकते ही स्टोनी माउंटेन वापस जा सकता है। कुछ ही देर में चीलें लौट आई और उन्हें उस इलाके में कोई घात लगाकर हमला करने वाला नहीं मिला। ये झाओ हाई की उम्मीदों के कुछ विपरीत था। हालांकि स्टोनी माउंटेन पर लगभग 1000 भाड़े के सैनिकों ने हमला किया था, लेकिन उनके पास कोई असली विशेषज्ञ नहीं था। कई जादूगर थे, लेकिन कोई भी उच्च कोटि का नहीं था। ये जादूगर क्षेत्रीय प्रभाव वाले हमलों में माहिर थे, लेकिन उनकी जादुई शक्ति बहुत कम थी और वे उसे बनाए नहीं रख सकते थे।
झाओ जिया की टीम की संरचना को देखते हुए इतनी बड़ी सेना के साथ स्टोनी माउंटेन पर हमला करना व्यर्थ था। आखिर यह सब क्या था? झाओ हाई ने ग्रीन को यह खबर सुनाई और ग्रीन ने सिर हिलाया। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि हमें कासा शहर के बाहर वापस जाना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी दूर यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां कोई गत लगाकर हमला होता है या नहीं। आपका क्या विचार है? ग्रीन ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि इस दुनिया में जासूसी से बचने के कई तरीके थे। और कुछ मत सोचो, बस एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके चीलों की नजर से बचा जा सकता था। अगर दूसरी पार्टी सचमुच उन पर हमला करना चाहती तो वे निश्चित रूप से अचूक तरीका अपनाते। ये पिछली बार की तरह नहीं होता जब वे लॉरा पर हमला करने में नाकाम रहे थे। उस समय लॉरा पर घात लगाकर हमला करने की योजना इतनी लापरवाही से इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वे तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लॉरा इतनी साहसी होगी। इस बार वे निश्चित रूप से उचित तैयारी करेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम वापस चलते हैं और धीरे धीरे यात्रा करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। तीनों के वापस आंगन में आने के बाद वे तुरंत अंतरिक्ष में और फिर कासा शहर के बाहर चले गए। फिर वे एलियन के शरीर में बैठ गए और तेजी से स्टोनी माउंटेन की ओर दौड़ पड़े। उन्हें चिंतित दिखने का कारण ये था कि झाओ हाई उन्हें चिंतित दिखाना चाहता था। इससे लोगों को लगेगा कि वे वापस जाकर बचाव कार्य में मदद करने के लिए उत्सुक हैं। आसपास देखने का समय न होने के कारण उन्होंने दूसरों को उन पर हमला करने का अवसर प्रदान किया। अध्याय 206 एक व्यक्ति 1000 बन जाता है। आगे बढ़ते हुए झाओ हाई मॉनिटर पर चल रहे स्क्रीन के जरिए अपने आसपास के माहौल पर नजर रख रहा था। ग्रीन और मेघ भी सतर्क थी। भले ही ये छुपने की तकनीकें किसी तेज नजर को भी धोखा दे सकती थी, लेकिन मॉनिटर से छिपना मुमकिन नहीं था। झाओ हाई को जो बात अजीब लग रही थी वही ये थी कि 2 घंटे से अधिक की यात्रा के बाद भी उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला था। अगर वे आधा घंटा और चलते रहे तो जल्द ही वे स्टोनी माउंटेन पहुंच जाएंगे। उस समय तक जाहिर है घात लगाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बचेगी। ग्रीन भी थोड़ा असमंजस में था और उसने झाओ हाई की तरह ही सोचा था कि स्टोनी माउंटेन के आधे रास्ते के बाद उन पर हमला हो सकता है, लेकिन अब तक उन्हें कोई नहीं मिला था। ये वाकई उनकी उम्मीदों से परे था। उसने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, क्या वे स्टोनी माउंटेन के आधे रास्ते में हम पर हमला नहीं करने वाले हैं? अचानक स्क्रीन पर एक हरा बिंदु दिखाई दिया। इसके बाद हरे बिंदुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इससे झाओ हाई और अन्य लोग अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उन हरे बिंदुओं ने उन्हें घेर लिया। ग्रीन को कुछ सूझा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। एक व्यक्ति 1000 बन जाता है, 10,000 परछाइयों का शू एक। झाओ हाई और मेघ दो एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने थोड़ी उलझन भरी नजरों से ग्रीन की ओर देखा क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था कि ग्रीन का क्या मतलब था। ग्रीन ने उनकी ओर देखकर कहा, युवा स्वामी, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बाहर केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वहां 1000 लोग भी हैं। यह व्यक्ति महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वह भारे का हत्यारा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति रैंक 7 का योद्धा होने के साथ साथ एक डाइवर्जेंट वॉरलॉक भी है। डाइवर्जेंट वॉरलॉक? झाओ हाई और मेघ दोनों ने एक साथ हैरानी से कहा। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि झाओ हाई एक डाइवर्जेंट वॉरलॉक है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उनका सामना एक डाइवर्जेंट वॉरलॉक से होगा। झाओ हाई ने एलियन को रोकने का फैसला किया। वे 1000 लोगों से घिरे हुए थे। इन 1000 लोगों में अजीब बात यह थी कि सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे और एक जैसे हथियार लिए हुए थे। केवल हथियार चलाने का उनका तरीका अलग था। लेकिन इस बार ग्रीन शांत था। उसने उन आकृतियों को ठंडे स्वर में देखा, फिर झाओ हाई की ओर सिर घुमाते हुए कहा, हाँ, एक डाइवर्जेंट वॉरलॉक। 10,000 परछाइयों का शू बहुत ही विचित्र है। उसके पास एक बेहद प्रशंसनीय डाइवर्जेंट तकनीक है, एक डोपेलगैंगर तकनीक। उसकी डोपेलगैंगर तकनीक ऐसे उपशरीर बनाती है जो न तो डमी होते हैं और न ही भ्रम, बल्कि असली इंसान होते हैं। उसके इन अवतारों के हमले उसके अपने हमलों के समान होते हैं और उनकी शक्ति भी उसके समान ही होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी डोपेलगैंगर तकनीक उसके अवतारों को उसके हथियार का उपयोग करने की भी अनुमति देती है। मैंने सुना है कि वह 1000 अवतार बना सकता है। इस प्रकार उसे एक व्यक्ति 1000 बन जाता है के रूप में पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। झाओ हाई हैरान रह गया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई तकनीक भी हो सकती है। ये तो वाकई बहुत ही अद्भुत है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि दूसरी तरफ वाले आश्वस्त हैं। हमारे साथ हजारों लोग काम कर चुके हैं। अगर ऐसा पहले होता तो हम सब घबरा जाते, लेकिन अब हाँ। झाओ हाई की बात सुनकर ग्रीन भी हंस पड़ा। सच में अगर ऐसा पहले हुआ होता और उनका सामना इस डाइवर्जेंट वॉरलॉक शू ऑफ 10,000 शेडूड से हुआ होता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होती। लेकिन अब ऐसा नहीं था। झाओ हाई और उसके 2 नौवें रैंक के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ो, अगर वह सिर्फ ऊपर उड़ते हुए चीलों का ही इस्तेमाल कर ले तो भी संख्या सिर्फ 1000 तक सीमित नहीं रहेगी। मुस्कुराते हुए ग्रीन ने कहा, युवा स्वामी, आपको बाहर जाकर 10,000 परछाइयों वाले शू से अवश्य मिलना चाहिए। हालांकि यह व्यक्ति एक हत्यारा है, लेकिन वह काफी ईमानदारी से काम करता है। इसके अलावा वह निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए उसे एक अच्छा इंसान माना जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे मिलना अच्छा रहेगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और सिर हिलाया। वह जानता था कि आर्क महाद्वीप पर आम हत्यारे भाड़े के सैनिकों की तरह होते हैं और उन्हें वास्तव में नापसंद नहीं किया जाता। केवल कुख्यात और दुष्ट हत्यारों को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, इसलिए आम हत्यारों की कोई खास परवाह नहीं करता था। वे तीनों एलियन के मुंह से बाहर निकले। उन्होंने बाहर 1000 लोगों की युद्ध संरचना देखी। छोटी सी सेना के सभी सैनिक चमड़े के कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। वे झाओ हाई को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। ये हजारों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी और वे बहुत बलवान प्रतीत होते थे। उनके बाल बिखरे हुए और बेतरतीब थे और उनकी चांदी जैसी भूरी आंखें देखकर किसी को भी ठंडक का एहसास होता था।
उनके हाथों में जो हथियार थे वे वास्तव में दोधारी कुल्हाड़ियां थी जो देखने में काफी भारी लग रही थी। उन्होंने झाओ हाय और बाकी 2 लोगों को घूर कर देखा। जब तीनों बाहर आए तो सेना की पैनी निगाहें उन पर चमक उठी। ग्रीन झाओ हाय के बगल में खड़ा था। उसने 10,000 परछाइयों वाले शू को देखा और ठंडी आवाज में कहा, 10,000 परछाइयों वाले शू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आपसे मिलेंगे। क्यों? उन्होंने हम पर कितना बड़ा इनाम रखा है। 10,000 परछाइयों के शू को पहले से ही लग रहा था कि उसे पहचान लिया गया है, इसलिए वह चौंका नहीं। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में झाओ हाय को देखा और कहा, 10,000 सोने के सिक्के। झाओ हाय अपनी हंसी नहीं रोक सका। मुझे नहीं लगा था कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको हमें यहाँ रखने का पूरा भरोसा है? 10,000 परछाइयों के शू ने झाओ हाय को घूरते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 1,000 के मुकाबले 3। मुझे अपनी हार की कोई संभावना नहीं दिखती। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा कि यह 1,000 के मुकाबले 3 की लड़ाई थी? जाओ और ऊपर देख लो। 10,000 परछाइयों का शू एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने आकाश की ओर देखा और पाया कि आकाश में कई छोटे छोटे काले धब्बे चक्कर लगा रहे थे। ये काले धब्बे घनी तरह से एक दूसरे से सटे हुए थे। उसके अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 1,000 से अधिक थी। 10,000 परछाइयों का शू अपना चेहरा बदलने से नहीं रोक सका। झाओ हाय ने 10,000 परछाइयों वाले शू के रूप को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या गड़बड़ है? अब किस पक्ष में ज्यादा लोग हैं? आपको नहीं लगता कि मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना? 10,000 परछाइयों के शू ने अपना सिर झुकाया और फिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें आदेश दे सकते हो। हालांकि मैंने दूसरों का पैसा लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ही इस मामले को संभालना होगा। मार डालो। इतना चिल्लाकर वह झाओ हाय की ओर उड़ गया। मेघ ने झाओ हाय का इंतजार नहीं किया और तुरंत सीलबंद मैजिक आयरन टॉम निकाल लिया। झाओ हाय के शरीर पर तुरंत एक देवदूत प्रकट हुआ और उसकी रक्षा करने लगा। झाओ हाय भी निष्क्रिय नहीं था और उसने पृथ्वी तत्व का जादुई मंत्र ग्राउंड थॉर्न टेक्निक 3 का प्रयोग किया। ये ग्राउंड थॉर्न तकनीक एक क्षेत्र प्रभावित पृथ्वी तत्व का जादुई मंत्र था। इसकी सीमा लगभग 100 मीटर थी, लेकिन इसकी घातकता बहुत अधिक नहीं थी। एक सामान्य योद्धा के लिए यदि वह कूद सकता है तो वह इससे बच सकता है। भले ही यह एक प्रभावी हमला न हो, लेकिन इस समय ये दुश्मनों को रोकने में कारगर साबित हुआ। 10,000 परछाइयों के शू के क्षण भर के लिए रुकने पर झाओ हाय ने भूत छड़ी पकड़ी और उसे लहराया। झाओ हाय के चारों ओर पत्थर के दानव प्रकट हुए और हमलों को रोकने लगे। ग्रीन ने झाओ हाय को दुश्मनों से छुटकारा दिलाने में मदद नहीं की। उसके लिए झाओ हाय को लड़ने का यह एक दुर्लभ मौका मिला था और ग्रीन चाहता था कि झाओ हाय इसका अनुभव करे। वैसे भी झाओ हाय के पक्ष में अभी भी कायर और झाओ वेन मौजूद थे, इसलिए ग्रीन को उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। इसी समय आकाश में उड़ते हुए चीलों ने 10,000 परछाइयों वाले शू पर हमला शुरू कर दिया। ये चीलें तेजी से नीचे उतरते हुए जोर से चीख रही थीं। उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता कमजोर नहीं थी, क्योंकि वे अपने चारों ओर घातक इरादे के साथ प्रभावशाली ढंग से उड़ रही थीं। 10,000 परछाइयों के शू ने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाय से निपटना इतना अप्रत्याशित रूप से कठिन होगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे जो जानकारी दी गई थी उसमें झाओ हाय को काला जादूगर बताया गया था। जानकारी में यह नहीं बताया गया था कि झाओ हाय पृथ्वी तत्व की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा वह खून जैसे लाल शरीर वाले उड़ने वाले जादुई जानवरों को वश में कर सकता था। पहली नजर में इससे निपटना आसान नहीं था। जब चीलों ने नीचे आकर 10,000 परछाइयों वाले शू पर हमला किया तो वह पश्चाताप से भर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि चीलों की युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त होगी। इसके अलावा उनके पंजे भी अनोखे थे, क्योंकि वे उसकी कुल्हाड़ी के हमलों को रोक सकते थे। उसे महसूस होने लगा कि उसकी युद्ध शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से कम हो रही है। ये देखकर 10,000 परछाइयों वाला शू मन ही मन शिकायत करने लगा। इसी क्षण एलियन ने आकाश की ओर देखा और अचानक दहाड़ मारी। वह उग्रता से झाओ हाय की ओर बढ़ा। ये पता नहीं चल पाया कि वह कब एक विशालकाय ज़ोंबी शिकारी में परिवर्तित हो गया था। उसने तेजी से हमला किया, झाओ हाय को छिपने का मौका भी नहीं दिया। ग्रीन और मेघ दोनों चौंक गए। वे झाओ हाय के बगल में खड़े थे और एलियन के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एलियन इस समय अपना रूप बदल लेगा। तभी ग्रीन गुस्से से चिल्लाया। एलियन ने झाओ हाय पर झपट्टा मारा, लेकिन उससे टकराने के बजाय उसने अपना मुंह खोला और झाओ हाय को निगल लिया। इतना ही नहीं, अचानक उसका रूप बदलकर कंकाल जैसा हो गया। झाओ हाय को निगलने के बाद एक तलवार प्रकट हुई और सीधे उसके सिर में जा लगी। ठीक है, एलियन के सिर के ऊपर एक तलवार प्रकट हुई और ये तलवार बहुत कठोर थी। एलियन का सिर नीचे की ओर खींचता चला गया और तलवार के साथ ही जमीन में धंस गया। ग्रीन और मेघ को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि क्या हुआ था। असल में एलियन का इरादा झाओ हाय पर हमला करने का नहीं था, बल्कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आसपास कोई और छिपा हुआ हत्यारा होगा। उस हत्यारे ने अचानक झाओ हाय पर तेजी से हमला कर दिया। अगर एलियन ने समय रहते उसे न बचाया होता तो इसके परिणाम वाकई भयावह होते। दरअसल ग्रीन को यह नहीं पता था कि जैसे ही एलियन ने कार्रवाई की, कायर पहले ही झाओ हाय के कंधे पर और झाओ वेन उसके सिर पर आ चुके थे। इस प्रकार भले ही एलियन ने कोई हरकत न की हो, झाओ हाय किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होगा। चूंकि कायर और झाओ वेन बड़े नहीं थे, इसलिए किसी ने भी उनकी उपस्थिति महसूस नहीं की थी। 4 हत्यारे के अचानक प्रकट होने से एलियन को न केवल झाओ हाय को बचाना पड़ा, बल्कि हत्यारे के हमले का वार भी झेलना पड़ा। हालांकि ये जानना जरूरी है कि एलियन एक अंधेर रूप था। आध्यात्मिक हमले उसकी विशेषता थे, इसलिए अचानक हरकत करने से दूसरे चौंक गए। 5 लेकिन वह व्यक्ति सख्त प्रशिक्षण प्राप्त था, इसलिए जब उसे पता चला कि उसका हमला विफल हो गया है तो वह तुरंत पीछे हटना चाहता था। ग्रीन ने उसे मौका नहीं दिया। अपनी स्पिरिट विंड स्वॉर्ड से उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। झाओ हाय ठंडे पसीने से भीग गया था।
उसने सोचा भी नहीं था कि हत्यारे की गुप्त तकनीक इतनी खतरनाक होगी। ग्रीन 6 भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। ये सोचकर झाओ हाई का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने काएर की ओर मुड़कर कहा, काएर, दादा ग्रीन की मदद करो। उस हत्यारे को भागने मत दो। काएर ने तुरंत बात मान ली। एक तेज हरकत से वह अचानक एक स्थानिक दरार का उपयोग करके ग्रीन के बगल में प्रकट हो गई। स्थानिक दरार के अंदर से कई लताएं निकली और सीधे हत्यारे की ओर बढ़ गईं। इस अचानक हमले से हमलावर बुरी तरह चौंक गया। वह बड़ी मुश्किल से लगातार हमलों से बच रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे लताएं गायब हो जाएंगी। जैसे ही वह चौंका, उसके पीछे एक और स्थानिक दरार दिखाई दी और उससे लताएं निकलने लगीं। फिर वह व्यक्ति कसकर बंध गया। इन लताओं की छोटी छोटी रेशेदार जड़ें थीं जो स्टील की सुइयों की तरह उसके शरीर में चुभ रही थीं। उस व्यक्ति की सहनशक्ति वाकई अद्भुत थी। इतने दर्द में भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 207 प्रक्षेपथ। बात यही खत्म नहीं हुई। वे छोटी छोटी रेशेदार जड़ें हत्यारे के शरीर में घुस गईं। मानो वे आम जड़ें हों, वे हत्यारे का मांस और खून चूसने लगी। पलक झपकते ही हत्यारा वहां से गायब हो गया। झाओ हाय और बाकी लोगों को यकीन हो गया था कि उनकी आंखों को धोखा नहीं हुआ है। हत्यारा सचमुच जा चुका था, बस फटे पुराने कपड़े और एक लगभग पारदर्शी भेदी तलवार ही पीछे छोड़ गया था। वह पूरी तरह गायब हो गया था। त्वचा, हड्डी, खून या मांस का एक भी निशान नहीं बचा था। पूरी तरह गायब, मानो वह व्यक्ति कभी इस दुनिया में था ही नहीं। तीनों ने उस जगह को खाली निगाहों से देखा। हत्यारे को गायब करने के बाद एक लता उस भेदी तलवार के चारों ओर लिपट गई और फिर अंतरिक्षीय दरार में विलीन हो गई। वह हत्यारा कम से कम 8वें दर्जे का विशेषज्ञ था। 8वें दर्जे का विशेषज्ञ पल भर में ही पूरी तरह से सूख गया। क्या कायर ने सचमुच उस व्यक्ति को पलक झपकते ही गायब कर दिया था? रेशेदार जड़ के बालों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या ये बहुत ही भयानक नहीं था? एक झाओ हाय और बाकी लोगों के दिमाग में एक ख्याल कौन था? अगर वह हत्यारा 8वें दर्जे का विशेषज्ञ नहीं होता तो ग्रीन से छिपना उसके लिए नामुमकिन होता। 8वें दर्जे का हत्यारा जो जानबूझकर हत्या करना चाहता हो, उससे तो ग्रीन भी नहीं बच पाता। कायर के सामने ऐसी शक्ति मानो दुनिया से गायब हो गई। उसका एक अंश भी शेष नहीं रहा। ऐसी शक्ति ने झाओ हाय और अन्य लोगों को मन ही मन भयभीत कर दिया। झाओ हाय ने अपना सिर घुमाकर कायर की मनमोहक आकृति को देखा। उसे अचानक लगा कि कायर की एक पूंछ और 2 नुकीले सींग उग आए हैं और वह एक छोटी शैतान बन गई है। कायर ने झाओ हाय के हाव भाव को हैरानी से देखा। युवा मालिक कैसे हैं? क्या हुआ है? झाओ हाय थोड़ा शांत हुआ और कायर से बोला, कायर, क्या तुमने उस हत्यारे को खा लिया? कायर झाओ हाय को देखकर अब भी असमंजस में थी। खाने का क्या मतलब है? वह मर गया तो स्वाभाविक रूप से खाद बन गया। मैं 7 रंगों का फूल हूं तो खाद सोखने में क्या बुराई है? शैतान की दुनिया में जादुई जानवरों और अन्य जीवों के मरने के बाद वे मरे हुए बनने के अलावा मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वे तो पहल भी करते हैं और मुझे उन्हें सोखने देते हैं। इसमें अजीब क्या है? झाओ हाय हक्का बक्का रह गया। कायर के मामले में उसने जो कहा था वह सचमुच वही था। उसका मूल स्वरूप एक पौधे का था और पौधे अच्छे बुरे का बोध नहीं करते। वे केवल बढ़ने के लिए पोषण की तलाश करते हैं। झाओ हाय कायर को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने जो किया वह गलत था, क्योंकि कायर ने स्वयं कोई गलती नहीं की थी। इसी समय 10,000 छायाओं के शू को हत्यारे की मौत का पता चला और उसके चेहरे के भाव स्वाभाविक रूप से बदल गए। उस हत्यारे को उसके मालिक ने इस काम को पूरा करने में मदद के लिए भेजा था, इसलिए उसे केवल 10,000 सोने के सिक्के मिले। इन 10,000 सोने के सिक्कों के बदले उसे झाओ हाय की जान लेने का काम नहीं सौंपा गया था, बल्कि उनका ध्यान भटकाने का काम दिया गया था ताकि हत्यारे को झाओ हाय पर हमला करके उसे मारने का मौका मिल सके। हत्यारे मूर्ख नहीं थे। पैसों के लिए किसी की जान लेना और फिर खुद मर जाना उन्हें कुछ भी हासिल नहीं करा सकता था। 10,000 परछाइयों के शू ने काम लेने से पहले झाओ हाय की ताकत के बारे में पूछताछ की थी। झाओ हाय कम से कम 8वें दर्जे का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसके साथ कई 8वें दर्जे के विशेषज्ञ भी थे। अगर झाओ हाय की जान खरीदने के लिए 10,000 सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जाने थे तो 10,000 परछाइयों का शू ऐसा काम कभी स्वीकार नहीं करता। जोखिम बहुत ज्यादा था। जिस व्यक्ति ने उसे काम पर रखा था उसने कहा था कि 10,000 सोने के सिक्के केवल झाओ हाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए थे, इसलिए 10,000 परछाइयों के शू ने ये काम स्वीकार कर लिया। लेकिन अब असली हत्यारा मर चुका था। इसका मतलब ये था कि वे इस बार अपने काम में असफल हो गए थे। फिलहाल वह यहाँ रुककर झाओ हाय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना नहीं चाहता था। इस समय झाओ हाय अपने कंधे पर कायर और सिर पर झाओ वेन को लेकर एलियन से बाहर निकला। अब और कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। एलियन से निकलते ही झाओ हाय ने 10,000 परछाइयों वाले शू और उसके उड़ते हुए चीलों को देखा। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। एक एक करके उनकी संख्या कम होती गई, यहाँ तक कि 10,000 परछाइयों वाला आखिरी शू भी युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। झाओ हाय एक पल के लिए चौंक गया। वह तुरंत समझ गया कि असल में केवल 10,000 छायाओं वाले शू के हमशक्ल ही मौजूद थे। असली शरीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रीन ने भी स्थिति देखी और झाओ हाय की ओर मुड़ा। युवा स्वामी, हम उसे भागने नहीं दे सकते। अगर हमने उसे भागने दिया तो बाहर के लोगों को हमारी स्थिति का पता चल जाएगा। झाओ हाय ने सिर हिलाया और आदेश दिया, झाओ वेन, उसे ढूंढो और पकड़ो। झाओ वेन ने तुरंत बात मान ली और थोड़ा सा खिसक कर अपनी पिछली जगह से पूरी तरह गायब हो गई। झाओ हाय ग्रीन की बात समझ गया था। अगर उन्होंने आज शू ऑफ 10,000 शैडोज को भागने दिया तो वह निश्चित रूप से दूसरों को बता देगा कि झाओ हाय के पास पृथ्वी तत्व की जादुई शक्तियां और उड़ते हुए चीलों को वश में करने की क्षमता जैसी अन्य शक्तियां भी हैं। वह उन्हें कायर के अस्तित्व के बारे में भी बता देगा।
ये सब स्वाभाविक रूप से उजागर हो जाएगा। ये वो पत्ते थे जिन्हें झाओ हाई ने अपने हाथ में छिपा रखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शू ऑफ 10,000 शैडोज को भागने नहीं देना चाहता था। बेहतर यही था कि दूसरों को इसके बारे में पता न चले। कायर की ओर मुड़ते हुए झाओ हाई ने कहा, कायर, क्या तुम उस आदमी की तलवार नहीं निकालोगी? निकालो और मुझे देखने दो। कायर ने तुरंत बात मान ली और तलवार झाओ हाई के सामने प्रकट हो गई। तलवार बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत खास थी। ये पारदर्शी प्रतीत होती थी और प्रकाश को परावर्तित नहीं करती थी। इसके अलावा ये बेहद पतली थी और तलवार अप्रत्याशित रूप से नर्म थी। झाओ हाई ने लगभग पारदर्शी नर्म तलवार उठाए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज हो सकती है। पृथ्वी पर भी ऐसी ही गुणवत्ता वाली तलवार बनाना आसान नहीं होता। आखिर आर्क महाद्वीप पर ऐसी तलवार कैसे मिल गई? तलवार देखने में बेहद तीखी लग रही थी। झाओ हाई ने खुद को रोक नहीं पाया और भूतिया छड़ी उठाकर तलवार पर मारने की कोशिश की। उसने सोचा भी नहीं था कि दोनों चीजों के टकराते ही भूतिया छड़ी पर बनी खोपड़ी की आंखें लाल रोशनी से चमक उठेगी। खोपड़ी का मुंह अचानक खुला और उसने तलवार को काट लिया। झाओ हाई समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और बस देखता रह गया कि खोपड़ी तलवार को काटती जा रही है। एक के बाद एक काटते हुए तलवार धीरे धीरे खाई जा रही थी। झाओ हाई और बाकी सब लोग अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी कायर ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, युवा स्वामी, अंतरिक्ष ने विश्लेषण किया है कि यह तलवार किसी अज्ञात जानवर की हड्डी से बनी है। वह हड्डी न केवल तेज है बल्कि कठोर भी है, इस्पात जितनी कठोर। इसे भूत छड़ी ने खा लिया था, इसलिए अब भूत छड़ी किसी भी समय उस तलवार में परिवर्तित हो सकती है। यदि आप इसे तलवार में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं तो आप भूत छड़ी को नर्म या कठोर बना सकते हैं। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। झाओ हाई बेहद खुश हुआ। कायर की ओर देखते हुए उसने पूछा, सच में क्या घोस्ट कैम के पास वाकई ऐसी क्षमता है? कायर मुस्कुराए। पहले इसमें ऐसी क्षमता नहीं थी, लेकिन जब झाओ वेन और मैं अंतरिक्ष में दाखिल हुए तो इसने स्वाभाविक रूप से यह क्षमता हासिल कर ली। इसी वजह से भूत छड़ी को भी वही क्षमता मिल गई। हाँ हाँ। अत्यंत प्रसन्न होकर झाओ हाई ने भूत छड़ी उठा ली। देखने में तो उसमें कुछ खास नहीं लग रहा था, फिर भी उसने उसे दोनों हाथों से पकड़कर मोड़ने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिखने में सख्त होने के बावजूद क्रिस्टल जैसी दिखने वाली यह भूत छड़ी धनुष की तरह मुड़ जाएगी। झाओ हाई ने हैरानी से देखा। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और भूत छड़ी अपने मूल रूप में लौटाए। झाओ हाई ने भूत छड़ी उठाए और उसे एलियन पर मारने की कोशिश की। एक डिंग डिंग की आवाज सुनाई दी जो उसकी कठोरता को दर्शाती थी। तो झाओ हाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। भूत छड़ी उसकी इच्छा के अनुसार नर्म या कठोर हो सकती थी। झाओ वेन कुछ ही देर में दूर से वापस आ गई। उसके अगले पैरों में 10,000 परछाइयों का शू था। कुछ ही देर में झाओ वेन झाओ हाई के सामने आ गई। उसने अपनी पकड़ ढीली की और 10,000 परछाइयों वाले शू को जमीन पर फेंक दिया, फिर झाओ हाई के सिर पर वापस बैठ गई। युवा स्वामी, यह आदमी सचमुच चालाक है। उसका मुख्य शरीर यहाँ से 1000 मीटर दूर था। इसके अलावा वो जंगल में छिपा हुआ था जिससे उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, अगर उसे ढूंढना आसान होता तो हमें अपनी छोटी वेन को खुदाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ छोटी वेन, आज तुम क्या खाना चाहती हो? झाओ वेन अंतरिक्ष द्वारा उत्पादित नीली आंखों वाले खरगोश खा रही थी, लेकिन वह ज्यादा नहीं खाती थी। इसके अलावा खरगोश बहुत स्वादिष्ट थे और झाओ वेन के पसंदीदा बन गए थे। खरगोश। झाओ हाई को ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। झाओ वेन कायर की तुलना में अधिक बचकानी थी। दूसरी ओर कायर का दूसरों से ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए वह कुछ भोली भाली लगती थी। झाओ वेन तो मानो एक बच्चे जैसी थी। झाओ हाई ने झाओ वेन की इच्छा का पालन किया। फिर वह 10,000 परछाइयों वाले शू की ओर मुड़ा और देखा कि वह बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर मुड़कर पूछा, दादाजी ग्रीन, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? ग्रीन को कुछ असहजता महसूस हो रही थी। 10,000 परछाइयों के शू को जिंदा छोड़ने का मतलब था कि उसे राज छुपाना होगा। इसके बजाय वे उसे मार भी सकते थे और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसे एक अमर प्राणी बना सकते थे। ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, युवा स्वामी, केवल एक मरा हुआ व्यक्ति ही राज छुपा सकता है। हमें उसे मारना होगा। झाओ हाई का दिल कुछ हद तक असहज था, फिर भी वह ग्रीन को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। वह बस किसी ऐसे व्यक्ति को मारने का आदी नहीं था जिसमें प्रतिरोध करने की क्षमता न होती। इसी समय 10,000 परछाइयों का शू, जो जमीन पर औंधा पड़ा था, करवट बदलकर झाओ हाई के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे मत मारिए, मैं आपका दास बनने को तैयार हूँ। महाराज कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। झाओ हाई और ग्रीन ने सोचा भी नहीं था कि 10,000 परछाइयों वाला शू इतनी जल्दी जाग जाएगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर झाओ हाई ने 10,000 परछाइयों वाले शू की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? क्या तुम खून की कसम खाओगे? रक्त शपथें बेहद जटिल होती थीं और रक्त शपथ के तहत कोई भी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, अन्यथा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। यह पृथ्वी नहीं थी जहां शपथ लेना गोभी खाने के समान था। रक्त शपथों का बाद में उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, अन्यथा उनके शरीर के भीतर का रक्त उल्टा बहने लगता। अंत में हृदय फटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। 4 10,000 परछाइयों के शू ने थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर दांत भींच लिए। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली काट ली। इस तरह उसने मौके पर ही रक्त शपथ ले ली। जब 10,000 परछाइयों के शू ने रक्त शपथ पूरी की तो झाओ हाई ने अपने और 10,000 परछाइयों के शू के बीच एक रहस्यमय संबंध महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसका संबंध मरे हुओं से हो। अगर झाओ हाई चाहता कि वह जीवित रहे तो वह जीवित रहता, अगर वह चाहता कि वह मर जाए तो वह मर जाता। 10,000 परछाइयों के शू को प्रतिज्ञा लेते देख झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब मेरे पीछे आओ, हम स्टोनी माउंटेन वापस चलेंगे। मुड़कर झाओ हाई एलियन में प्रवेश कर गया।
10,000 परछाइयों का शू पीछे पीछे चल रहा था और एलियन में प्रवेश करते ही चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एलियन इस तरह का रूप धारण करेगा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप झाओ हाई के पीछे बैठ गया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 208 10,000 परछाइयों के शू का झटका। झाओ हाई ने शू ऑफ 10,000 शैडोज को नहीं रोका। उसने ग्रीन की ओर सिर घुमाकर कहा, दादाजी ग्रीन, हमारा पिछला अनुमान सही निकला। उन्होंने स्टोनी माउंटेन को घेर लिया ताकि हम वापस लौटकर सहायता प्रदान करें। ऐसा लगता है कि जैसे ही हम वापस लौटेंगे स्टोनी माउंटेन के आसपास का खतरा टल जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। वह शू ऑफ 10,000 शैडोज की ओर मुड़ा और पूछा, शू ऑफ 10,000 शैडोज, क्या इस बार आपको माकी डेल कबीले ने काम पर रखा था? 10,000 परछाइयों के शू ने सिर हिलाया और कहा, मुझे माकी डेल कबीले के 5वें युवा स्वामी कार्लो ने काम पर रखा था। मेरा मुख्य काम स्वामी का ध्यान भटकाकर हत्यारे की सहायता करना था। उसके बाद हत्यारा स्वामी पर हमला करता। मैं स्वामी से क्षमा चाहता हूँ। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले हम दुश्मन थे और हमारी स्थितियां अलग अलग थीं। अब उन बातों का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर मुझे युवा मालिक कहकर बुलाना, क्योंकि मुझे मालिक कहलाना पसंद नहीं है। 10,000 परछाइयों के शू ने तुरंत बात मान ली। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि उसे डर था कि झाओ हाई इस मामले का दोष उस पर डाल देगा। अब वह झाओ हाई के साथ रक्त शपथ का गुलाम था, इसलिए वह जानता था कि झाओ हाई के पास उसे खत्म करने की शक्ति है। यही बात उसके दिल में चुभ रही थी। झाओ हाई ने 10,000 परछाइयों वाले शू के मिजाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उन्हें बाद में गुलाम खरीदने ही पड़ेंगे। 10,000 परछाइयों वाला शू अब रक्त शपथ से बंधा हुआ था, इसलिए गुलाम होने के नाते वह खरीदे गए गुलामों की तुलना में कहीं अधिक वफादार था। इसीलिए झाओ हाई उस पर भरोसा कर सकता था। फिर उसने ग्रीन से कहा, ऐसा लगता है कि माकी डेल कबीला इसमें शामिल होना चाहता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हत्यारा माकी डेल कबीले के मुख्यालय से था, बल्कि कार्लो से था, लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षण हो सकता है। असली हमला जल्द ही होगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। शायद कार्लो कबीले के मुंह में इस तरह का चर्बी का टुकड़ा नहीं डालना चाहता, इसलिए उसने शायद हमारे खिलाफ यह आखिरी कोशिश की है। वैसे भी इस बार उसने हत्यारे के अलावा जिन लोगों को भेजा है उनके साथ कोई आका नहीं था। शू ऑफ 10,000 शैडोज को सिर्फ पैसे से खरीदा गया था और कार्लो के लिए उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। ठंडी मुस्कान के साथ झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, अगर वह लोगों को भेजना चाहता है तो भेजने दो। अगर वह दूसरों से मदद मांगना चाहता है तो मैं उसे अपनी मर्जी से करने दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर में वह कितना पैसा खर्च करेगा। बस इंतजार करो, जब उसे सबक सिखाने का समय आएगा तो मैं लौरा को अक्सूर साम्राज्य में उसके सारे कारोबार सौंप दूंगा। वह माकी डेल परिवार, उफ, उन्होंने हमें उकसाया है, इसलिए उन्हें अच्छा महसूस नहीं करना चाहिए। ग्रीन ने ताना मारते हुए कहा, माकी डेल परिवार बहुत लंबे समय से सक्रिय है और खुद को बहुत ऊंचा समझता है। जहां तक परसेल परिवार की बात है, वे किस तरह के परिवार हैं? वे एक शुद्ध स्थापित कुलीन परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जिसका अपना जागीर और निजी सेना है। क्या माकी डेल परिवार उनकी बराबरी कर सकता है? लेकिन पिछले कुछ सालों में माकी डेल परिवार ने कई लोगों को नाराज किया है। ये लोग मौके की तलाश में हैं। फिलहाल वे हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ हम नाराज होंगे बल्कि परसेल परिवार भी नाराज होगा। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। बाद में जब माकी डेल परिवार अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा, तब हम जरूर देखेंगे कि उनसे हमें कितना फायदा हो सकता है। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हमें फायदों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो फायदा है वह है लौरा और इवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध। वैसे हमारे पास ज्यादा कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम इस फायदे का लाभ उठा सकते हैं। सिर हिलाते हुए ग्रीन ने कहा, यह भी अच्छा है। हाँ, जब तक युवा मालिक लौरा से शादी कर लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमें 2 लोगों की संपत्ति मिल जाएगी। झाओ हाई ये सुनकर असहनीय रूप से असहज हो गया और उसने ग्रीन से कहा, दादाजी ग्रीन, इस तरह के शब्द गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं बोले जा सकते। इससे ऐसा लगेगा जैसे हमने लौरा के पैसों के लिए साजिश रची हो। ग्रीन मुस्कुराया। उनकी दौलत हासिल करने में हमारा भी हाथ था। लौरा की आज की स्थिति हमारी वजह से ही है। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन वह इसे अच्छी तरह समझती है। वरना वह छोटे मालिक पर इतना ध्यान क्यों देती? अच्छा ठीक है छोटे मालिक, हमें सुश्री लौरा को सूचित कर देना चाहिए ताकि वह बेवजह परेशान न हो। सिर हिलाते हुए झाओ हाई ने कहा, स्टोनी माउंटेन लौटने के बाद जब हम वापस आ जाएंगे तब हम मिस लौरा को पत्र भेज सकते हैं। पहले हमें स्थिति का जायजा लेना होगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। दूसरी ओर 10,000 परछाइयों का शू उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। सच कहें तो एक हत्यारे के रूप में उसे इन मामलों को समझने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह परसेल डची के लिए काम नहीं करता था, इसलिए डची की कृतज्ञता और द्वेष में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वह झाओ हाई का गुलाम था और इसलिए उसे रियासत की स्थिति को समझना आवश्यक था। ग्रीन की बात सुनकर 10,000 परछाइयों का शू चौंक गया। इस मामले में अप्रत्याशित रूप से माकी डेल और परसेल कबीले शामिल हो गए थे। ये दोनों कबीले महाद्वीप पर बहुत प्रसिद्ध थे। एक भी गलत कदम के गंभीर परिणाम हो सकते थे। हालात पर विचार करने के बाद 10,000 परछाइयों के शू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। अगर वह इस बार झाओ हाई से सफलतापूर्वक निपट लेता तो परसेल कबीले को पता चल जाता और उसका काम तमाम हो जाता। परसेल कबीला उसके साथ नरमी से पेश नहीं आता। भले ही वह एक डाइवर्जेंट वॉलॉक होता, उसे डर था कि उनसे भागना मुश्किल होगा और शायद उसकी जान भी चली जाए। जब वे बात कर रहे थे तब समूह लगभग स्टोनी माउंटेन पहुंच चुका था। झाओ हाई को अराजक युद्ध घोष सुनाई देने लगे, लेकिन उसने एलियन को आगे बढ़ने से नहीं रोका। वे सीधे स्टोनी माउंटेन एक की ओर बढ़ते रहे। झाओ हाई के कंधे पर बैठी कायर ने हाथ हिलाया और उनके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। सभी ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और 10,000 परछाइयों के शू के सदमे पर ध्यान नहीं दिया।
10,000 परछाइयों के शू ने पहली बार ऐसा निगरानी उपकरण देखा था जो इस तरह की चीज प्रदर्शित कर सकता था। उसे यह नहीं पता था कि स्पेशियल विला में लगी स्क्रीन इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह एक व्यक्ति के आकार की थी और उसकी स्पष्टता क्रिस्टल जैसी थी। झाओ हाई ने स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बेस बदले हुए भाड़े के सैनिक उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए वे पहाड़ पर हमला नहीं कर सकते थे और उनमें से कई पहले ही मारे जा चुके थे। ऊपर दिखाए गए नक्शे को देखते हुए उसने पहाड़ के दूसरी ओर स्थिर खड़े कई हरे बिंदु देखे। स्पष्टतः यहीं से वे लड़ाई की कमान संभाल रहे थे। जब झाओ हाई ने इन हरे बिंदुओं की ओर इशारा किया तो प्रक्षेपण घूम गया। वे कुछ हरे बिंदु बड़े होने लगे और झाओ हाई ने जल्द ही इन हरे बिंदुओं का स्थान ढूंढ लिया। फिर उनमें से कुछ बिंदु 3 काले जादूगरों में बदल गए। ये तीनों काले जादूगर 2 भाड़े के सैनिकों के साथ स्टोनी माउंटेन के किनारे खड़े थे। वे पहाड़ को और एलियन को देख रहे थे। 10,000 परछाइयों का शू ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। ये सचमुच उसकी कल्पना से परे था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका जादूगरों से कभी संपर्क न हुआ हो। इसके विपरीत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसे नियमित रूप से जादूगरों के साथ काम करना पड़ता था। लेकिन उसने झाओ हाई जैसी जादूगरी पहले कभी नहीं देखी थी। उसे सचमुच लगा कि झाओ हाई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। उस महाद्वीप पर जादू सचमुच रहस्यमय था। लोगों के पास चाहे जो भी क्षमताएं हों, जब तक वे अत्यंत असामान्य न हो, उन्हें जादू ही माना जाता था। अतीत में उसने जादूगरों को जासूसी जादू का प्रयोग करते देखा था, लेकिन उस प्रकार का जादू केवल जादूगर को ही जानकारी दे सकता है। स्थिति के बारे में जादूगर के वर्णन को सुनने पर वह हमेशा अस्पष्ट या अनिश्चित प्रतीत होता था। झाओ हाई की क्षमता बिल्कुल अलग थी। हर कोई वास्तविक व्यक्तियों को देख सकता था और यहां तक कि उनकी गतिविधियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। 10,000 परछाइयों का शू तो एक काले जादूगर के हाथ के पिछले हिस्से पर मौजूद एक बाल भी देख सकता था। झाओ हाई उन तीनों काले जादूगरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। तभी ग्रीन ने गहरी सांस ली और कहा, ये कार्लो वाकई बहुत चौकस है। इस बार तो इसने हमसे निपटने के लिए 3 काले जादूगरों को भी चुना है। लगता है कि ये तीनों काले जादूगरों का इस्तेमाल करके युवा स्वामी के मरे हुए से निपटना चाहते हैं। हाँ, यह अच्छा विचार है। उच्च श्रेणी के काले जादूगर निम्न श्रेणी के काले जादूगर द्वारा बुलाए गए प्राणियों, विशेषकर मूल प्रकार के मरे हुए प्राणियों को चुरा सकते थे। एकमात्र शर्त ये थी कि उनकी श्रेणी पर्याप्त रूप से उच्च होनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे केवल काले जादूगर से ही नहीं, बल्कि उनके मरे हुए प्राणियों से भी निपट रहे थे। ये 2 व्यक्तियों के आध्यात्मिक हमलों से लड़ने के बराबर था। हालांकि कार्लो ने मरे हुओं से निपटने के लिए उन 3 काले जादूगरों को ढूंढने में समय लगाया। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे झाओ हाई को सेना के भरोसे छोड़ दें, जबकि वे खुद मरे हुओं से निपटेंगे। झाओ हाई के बिना मरे हुओं से निपटना बहुत आसान होगा। दूसरी ओर झाओ हाई को अपने मरे हुए प्राणियों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे महाद्वीप के आम मरे हुए प्राणियों से अलग थे। इसके अलावा उनकी संख्या भी काफी अधिक थी, इसलिए भले ही उसने उन्हें वश में न किया होता, फिर भी तीनों काले जादूगरों को उन पर काबू पाने में शायद मुश्किल होती। फिलहाल तो यह नामुमकिन होना चाहिए। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें झाओजुई की कंपनी में शामिल कर लेना चाहिए? चूंकि हमने झाओजुई और उनकी टीम को लौरा भेजा था, इसलिए हमारे पास उपलब्ध कर्मचारियों की थोड़ी कमी है। ग्रीन मुस्कुराया, उन्हें जाने दो और कार्लो को हमारी स्थिति के बारे में बताने दो। चूंकि कार्लो ने अभी तक हार नहीं मानी है, इससे माकीडेल परिवार को भी पता चल जाएगा कि हमसे निपटना आसान नहीं है। ये भी ठीक है, झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस तरह का व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे हमें खतरा हो। 10,000 परछाइयों के शू, जाओ और उन भाड़े के सैनिकों को खदेड़ो। 10,000 परछाइयों का शू एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई उसे बुलाएगा। उसने तुरंत बात मान ली और एलियन से निकल गया। वहां से निकलते ही उसने एक भाड़े के सैनिक से एक बड़ी तलवार उठाए और अपनी हमशक्ल तकनीक को सक्रिय कर दिया। फिर वह सीधे उन भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ा और उनका संहार कर दिया। ग्रीन असमंजस में था। झाओ हाई की ओर देखते हुए उसने पूछा, युवा स्वामी, आपने 10,000 परछाइयों वाले शू को क्यों भेजा, जबकि आप मरे हुओं को आदेश देकर भाड़े के सैनिकों की समस्या को आसानी से हल करवा सकते थे? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कार्लो ने हमें रोकने के लिए 10,000 परछाइयों वाले शू को भेजा था। अब जब उसने अचानक उन भाड़े के सैनिकों के खिलाफ हाथ उठा लिया है, तो आपको क्या लगता है कार्लो को कैसा लगेगा? हो सकता है वह सोचे कि 10,000 परछाइयों वाले शू ने उसे धोखा दिया है और उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो 10,000 परछाइयों वाले शू के पास हम पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, वरना उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मैंने उसे रोकने के लिए रक्त शपथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन बेहतर यही होगा कि वह अपने अतीत से नाता तोड़कर हमारे साथ रहकर संतुष्ट रहे। ग्रीन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई ऐसा सोचेगा। झाओ हाई सही भी था। हालांकि 10,000 परछाइयों का शू खून की कसम से बंधा था और झाओ हाई के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन वह दिल से वफादार नहीं होगा। भले ही वह अभी झाओ हाई के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे, लेकिन अगर वह उनकी सेवा में हाथ नहीं बटाता, तो हो सकता है कि वह झाओ हाई के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए हर संभव कोशिश करे। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 209 पहचान। 10,000 परछाइयों का शू जैसे ही चला गया, झाओ हाई ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय काले जादूगरों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानना चाहता था कि काले जादूगर कौन सी चालें चलेंगे। चूंकि कार्लो ने उन्हें उससे निपटने के लिए भेजा था, इसलिए उनकी श्रेणी कम नहीं होनी चाहिए। वे कौन सा तरीका अपनाएंगे? जैसे ही वह ये सोच रहा था, अचानक एलियन कांपने लगा। झाओ हाई चौंक गया, फिर तुरंत समझ गया। विरोधी पक्ष एलियन को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनसे निपट सके।
इससे झाओ हाई थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इंतजार करने का फैसला किया। चूंकि विरोधी पक्ष जानता था कि वे एलियन के अंदर हैं, इसलिए उन्होंने पहले एलियन से निपटने के बारे में सोचा होगा। जब तक वे एलियन को वश में कर लेंगे, तब तक वे झाओ हाई और इस मरे हुए शरीर के अंदर मौजूद अन्य लोगों पर हमला कर सकते थे। उनकी योजना वाकई अच्छी थी, लेकिन ये योजना उनके लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगी। सबसे पहले तो उन्हें झाओ हाई की सबसे बड़ी चाल, स्पेस एलियन के बारे में पता ही नहीं था। एलियन खुद ही एक अलग तरह का मरे हुए जीव था, इसलिए उससे निपटना पहले से ही मुश्किल था। एलियन का सामना करने वालों को जल्द ही अपनी बदकिस्मती का एहसास होने लगेगा। सुरक्षा के लिहाज से झाओ हाई ग्रीन और मेग को अंतरिक्ष में ले गया, फिर ब्लूस्टोन विला में। वे बैठक कक्ष में बैठ गए और बाहर की स्थिति का जायजा लेने लगे। एलियन स्पष्ट रूप से काफी चिढ़ गया था। उसे पता चल गया था कि दूसरा पक्ष उससे निपटना चाहता है। इसके अलावा झाओ हाई के चले जाने के बाद एलियन ने राहत महसूस की और बेफिक्र होकर उन काले जादूगरों पर हमला कर दिया। इसलिए झाओ हाई के जाते ही एलियन ने तुरंत उन तीनों काले जादूगरों पर झपट्टा मार दिया। झाओ हाई एलियन की हरकतें देखता रहा और कुछ नहीं बोला। अगर वे तीनों काले जादूगर भाग निकले तो मामला आसान हो जाएगा। अगर वे नहीं भागे तो उन्हें यहीं रुककर झाओ हाई के गुलाम बन जाना चाहिए। मेग ने चाय का बर्तन लिया और झाओ हाई और ग्रीन के लिए थोड़ी थोड़ी चाय डाली, फिर बाकी दोनों के साथ बैठकर चुपचाप स्क्रीन देखने लगी। उस समय भाड़े के सैनिकों में 100 से अधिक लोग हताहत हो चुके थे। इसके अलावा वे अभी भी पथरीले पहाड़ की तलहटी को पार नहीं कर पाए थे। इससे उनमें डर पैदा होने लगा था। झाओ हाई को डर था कि कहीं दूसरी तरफ के लोगों को ज्यादा जानकारी न मिल जाए, इसलिए उसने चीलों को नहीं छोड़ा और उनसे रक्षा कार्य में मदद नहीं ली। उसने सारा जिम्मा मरे हुओं पर सौंप दिया और उन्हें दुश्मनों से निपटने का काम दे दिया। उन्हें युद्ध क्षेत्र की स्थिति से कोई खास मतलब नहीं था। वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या एलियन उन 3 काले जादूगरों का सफाया कर सकता है। तीनों काले जादूगरों ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि एलियन उनका पता लगा लेगा या उन पर हमला करेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि झाओ हाई और बाकी लोग पहले ही जा चुके थे और वे बस घबराए हुए थे। वे घबरा गए और एलियन पर हमला कर दिया। एलियन स्वयं आध्यात्मिक जादू को समझता था, इसलिए उसे पता था कि इस समय क्या करना है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करते हुए उसने तुरंत तीनों काले जादूगरों पर आध्यात्मिक जवाबी हमला कर दिया। यह मानना पड़ेगा कि एलियन वाकई बुद्धिमान था। झाओ हाई ने उसे कभी लड़ना नहीं सिखाया था। इसके बजाय ऐसा लगता था कि वह सहज रूप से अपनी रक्षा करना और पलटवार करना जानता था। हमले से पहले उसने कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक आक्रमण नहीं दिखाया था, लेकिन अब वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था और अजेय बना रहा। कुछ क्षण पहले हुए हमलों के कारण तीनों काले जादूगर भ्रमित हो गए और उनकी कार्रवाई में देरी हुई। तभी एलियन ने अपना आध्यात्मिक पलटवार किया, जिसे तीनों काले जादूगर चकमा नहीं दे पाए। किसी जादूगर पर आध्यात्मिक पलटवार करना सबसे खतरनाक चाल थी। इससे होने वाला नुकसान मामूली नहीं बल्कि गंभीर परिणाम वाला होता था। उदाहरण के लिए उनकी सारी साधना व्यर्थ हो सकती थी, वे अपंग या मूर्ख भी बन सकते थे। अंत में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये परिणाम बिल्कुल भी मामूली नहीं थे। इस बार एलियन का आध्यात्मिक जवाबी हमला हल्का नहीं था और इसने तीनों काले जादूगरों को बुरी तरह प्रभावित किया। तीनों का चेहरा कांप उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके साथ मौजूद भाड़े के सैनिकों ने ये सब देखा और तुरंत पीछे हट गए। जब उन्होंने तीनों काले जादूगरों को देखा तो उन्हें केवल खून के धब्बे और आभा का अभाव ही दिखाई दिया। इससे दोनों भाड़े के सैनिक बेहद हैरान रह गए। एलियन के आध्यात्मिक हमले से वे स्तब्ध थे और उन्होंने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। यह आदेश देने के बाद वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे और जमीन पर पड़े शवों को समेटने की भी जहमत नहीं उठाए। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। लगता है अब हमारे पास 3 और सहायक हो गए हैं। मेघ 10,000 परछाइयों वाले शू को वापस बुलाओ। मेघ मान गई और तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गई। वह जानती थी कि अगर झाओ हाई अपनी सहमति नहीं देता तो 10,000 परछाइयों वाला शू पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। भले ही वह 7वें दर्जे का योद्धा था, लेकिन अगर वह 1000 हमशक्लों के साथ 8वें दर्जे का योद्धा भी होता तब भी वह पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता। 10,000 परछाइयों के शू ने पीछे हटते हुए दुश्मनों को देखा और अपने अवतारों को वापस ले लिया। फिर वह पहाड़ की तलहटी में खड़ा हो गया। एलियन के पहाड़ पर पहुंचने पर 10,000 परछाइयों के शू को अब भी लग रहा था कि झाओ हाई और बाकी लोग पहाड़ के अंदर ही हैं। जब एलियन पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपने मुंह में 3 मरे हुए काले जादूगरों को पकड़ रखा था। उन्हें जमीन पर थूकने के बाद वह पहाड़ की तलहटी में लेट गया और अपना मुंह बंद कर लिया। इससे 10,000 परछाइयों का शू असमंजस में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और एलियन के साथ इंतजार करता रहा। इस समय स्टोनी माउंटेन के आसपास का कोहरा छटने लगा। 10,000 परछाइयों के शू ने तुरंत उस दिशा में देखा कि कौन बाहर आ रहा है। उसने एक इंसान की परछाई देखी, फिर वह चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बाहर आने वाली अचानक मेघ होगी। मेघ ने शू ऑफ 10,000 शैडोज की ओर देखा और कहा, शू ऑफ 10,000 शैडोज, युवा स्वामी आपसे स्टोनी माउंटेन में बात करना चाहते हैं। आइए, मेरे पीछे आइए। फिर वह मुड़ी और पहाड़ पर वापस चलने लगी। एलियन कुछ कदम आगे दौड़ा और फिर मेघ के पीछे पीछे चलने लगा। शू ऑफ 10,000 शैडोज हालांकि थोड़ा उलझन में था, उसने कुछ नहीं कहा और बस मेघ के पीछे पीछे अंदर चला गया। चलते चलते 10,000 परछाइयों का शू स्थिति का जायजा ले रहा था। वे चारों ओर से काले कोहरे से घिरे हुए थे और उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि उस काले कोहरे में कितने मरे हुए प्राणी छिपे हैं। इस वजह से उसे कोई भी गलत कदम उठाने से डर लग रहा था और वह मेघ के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में वे ब्लूस्टोन विला पहुंच गए। ब्लूस्टोन विला को देखते ही 10,000 परछाइयों का शू दंग रह गया। विला की सुंदरता उसकी कल्पना से परे थी। उसने सोचा था कि ब्लूस्टोन विला भी स्टोनी माउंटेन के बाकी हिस्सों की तरह होगा, काले कोहरे से ढका हुआ, उदास और डरावना। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह फूलों के बगीचे जैसी होगी। 7 रंगों के फूलों वाली उन लताओं ने लोगों को सौंदर्य का एहसास कराया।
ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सपने में चल रहे हों। 10,000 परछाइयों का शू ब्लूस्टोन विला के बाहर रुककर उसे निहारने लगा। जब मेघ ने अपने पीछे कदमों की आहट रुकते हुए सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और मुड़कर देखने लगी। उसने देखा कि 10,000 परछाइयों का शू विला के 7 रंगों वाले फूलों को खाली भाव से घूर रहा था। मेघ अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए और बोली, 10,000 परछाइयों के शू, आप इसे बाद में देख लीजिए। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, युवा स्वामी हमारा इंतजार कर रहे हैं। 10,000 परछाइयों का शू होश में आया और तुरंत आज्ञा का पालन करने लगा। वह मेघ एक के पीछे पीछे आंगन में चला गया। सच कहूं तो 10,000 परछाइयों का शू मेघ के रवैये से थोड़ा नाखुश था। एक नौकरानी होने के नाते उन्हें बराबरी का दर्जा दो मिलना चाहिए। हालांकि उसने खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वह भी अभी झाओ हाई में शामिल हुआ था और उसके स्वभाव को अभी तक नहीं समझ पाया था। इस समय मेघ को नाराज करने में कोई फायदा नहीं था। आंगन पार करने के बाद एलियन ने एक जगह ढूंढी और पेट के बल लेट गया। मेघ शू ऑफ 10,000 शैडोज को पिछवाड़े से होते हुए बैठक कक्ष में ले गई। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही शू ऑफ 10,000 शैडोज झाओ हाई और ग्रीन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। झाओ हाई और ग्रीन ने अपनी टोपी और हेलमेट उतार दिए थे। स्टोनी माउंटेन के अंदर उन्हें इनकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि शू ऑफ 10,000 शैडोज ये बात फैला देगा। अगर उसने शपथ तोड़ने की हिम्मत की तो यह मौत को दावत देने के बराबर होगा। 10,000 परछाइयों के शू को झाओ हाई की उम्र और ग्रीन की वर्तमान स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। ग्रीन और झाओ हाई आमने सामने बैठे चाय पी रहे थे। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इस जादूगर और उसके शिष्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे परिवार के सदस्य हों। झाओ हाई ने 10,000 छायाओं के शू की ओर देखा और कहा, वापस स्वागत है। 10,000 परछाइयों का शू होश में आया और जल्दी से झाओ हाई को प्रणाम किया। जी हाँ युवा स्वामी, आपका क्या आदेश है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और आदेश नहीं है। चूंकि तुमने अच्छा काम किया है और अब तुम मेरे अनुयायी हो तो मैं तुम्हें अपनी पहचान बता दूंगा। 10,000 परछाइयों का शू सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा, पर उसका मन शांत नहीं था। सच कहे तो वह झाओ हाई का अनुयायी बनकर खुश नहीं था। झाओ हाई ने उसे न तो अपनी पहचान बताई थी और न ही अपने काम के बारे में। लेकिन हालात ने यह जाहिर कर दिया था कि वह दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसके पास झाओ हाई का गुलाम बनने और खून की कसम खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और अब झाओ हाई की बातों को सुनकर 10,000 परछाइयों के शू ने मन ही मन संदेह भरे कुछ शब्द फुसफुसाए। झाओ हाई के ऐसा कहने का मतलब था कि शायद उसकी कोई दूसरी पहचान भी हो, लेकिन अंत में वह ये नहीं समझ पाया कि उसकी वह दूसरी पहचान क्या हो सकती है। झाओ हाई ने 10,000 परछाइयों के शू की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुमने खून की कसम खाई है इसलिए हम अब एक ही रस्सी से बंधे टिड्डों की तरह हैं। 3 ऐसे में मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी पहचान बता दूं और कहूं कि इसे जानने के बाद तुम एक्सू साम्राज्य में एक दिन भी नहीं रह पाओगे तो क्या तुम डरोगे? 10,000 परछाइयों का शू चौंक उठा। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और बोला, कृपया निश्चिंत हो जाए स्वामी जी। यद्यपि मैं 10,000 परछाइयों का शू एक हत्यारा हूं, मैंने जो कहा था वह सच था। मैंने कहा था कि मैं स्वामी जी का अनुसरण करूंगा और इस प्रकार स्वामी जी के प्रति वफादार रहूंगा। कृपया निश्चिंत रहिए स्वामी जी। झाओ हाई ने सिर हिलाया। अच्छा, अपनी बात याद रखना। अब ध्यान से सुनो, मेरा पुराना नाम आदम बुढ़ा था और मैंने अपना नाम बदलकर झाओ हाई बुढ़ा रख लिया है। मैं बुढ़ा वंश का वर्तमान मुखिया हूँ। 10,000 परछाइयों का शू हैरान रह गया और उसने झाओ हाई की ओर देखते हुए अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई कहेगा कि वह बुढ़ा वंश का है। बुढ़ा वंश महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। इसकी वजह ये थी कि उन्हें एक्सू साम्राज्य द्वारा ब्लैक वेस्ट में बसाया गया था। इतने वर्षों के बाद वह स्थान अंततः एक कुलीन वंश की जागीर बन गया था। इसी कारण बुढ़ा वंश बहुत आसानी से प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा उसने सुना था कि बुढ़ा वंश का युवा स्वामी एक शौकीन मिजाज व्यक्ति था और उसने शून्यता का जल पिया था। ऐसा व्यक्ति जो काले जादूगर के रूप में ख्याति प्राप्त था, उसके सामने काले जादूगरों के वस्त्र पहने कैसे बैठ सकता था? ये झाओ हाई पृथ्वी तत्व की जादुई शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता था? 10,000 परछाइयों के शू की प्रतिक्रिया देखकर झाओ हाई ने कहा, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। मैं एडम बुढ़ा हूँ। हालांकि अब मैंने अपना नाम बदलकर झाओ हाई बुढ़ा रख लिया है। ये हमारे कबीले के मुखिया स्पिरिटविंड बैटल जनरल ग्रीन बुढ़ा और उनकी पोती मेघ बुढ़ा है। 10,000 परछाइयों के शू को अब इस बात पर यकीन हो गया और उसने जल्दी से ग्रीन का अभिवादन किया। अतीत में ग्रीन महाद्वीप का एक प्रसिद्ध रैंक 8 विशेषज्ञ था, इसलिए उसने पहले उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर 10,000 परछाइयों के शू ने मेघ का अभिवादन किया। अब उसे समझ आ गया था कि मेघ घमंडी क्यों थी, क्योंकि उसमें घमंडी होने की क्षमता थी। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 210 दक्षिणी राजा। हालांकि शू ऑफ 10,000 शैडोज को यह नहीं पता था कि मेघ छठे दर्जे की जादूगरनी है, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से ही कि वह ग्रीन की पोती थी उसे गर्व महसूस करने के लिए काफी था। बुढ़ा वंश में ग्रीन का महत्व महाद्वीप के अधिकांश लोगों को ज्ञात था। ग्रीन और मेरिन के बिना बुढ़ा वंश बहुत पहले ही विलुप्त हो गया होता। इसी कारण जब शू ऑफ 10,000 शैडोज ने सुना कि मेघ ग्रीन की पोती है तो उसके मन में बसी थोड़ी सी असंतुष्टि गायब हो गई। झाओ हाई ने 10,000 छायाओं वाले शू की ओर देखते हुए कहा, 10,000 छायाओं वाले शू, मैंने तुम्हें अपनी पहचान बता दी है। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें अपने लोगों में से एक मानता हूँ। तुमने रक्त शपथ ली है, जिसका अर्थ है कि तुम इस जीवन में मुझे धोखा नहीं दे सकते। हालांकि मुझे आशा है कि तुम मेरे सच्चे विश्वासपात्र बनोगे।
मैं आपको ये बताने से नहीं डरता कि भले ही मैंने शून्यता का जल पिया हो, मैं अब भी एक डाइवर्जेंट वॉरलॉक हूँ और मेरे पास विश्व को दूर करने का तरीका भी है। भविष्य में मैं बुरा कबीले को पुनर्जीवित करूंगा। जब तक आप मेरी मदद करते रहेंगे मैं आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हैं और मेरे लिए मेहनत नहीं करना चाहते, अलग थलग पर जाते हैं और चालाकी से पेश आते हैं, तो मेरे असभ्य होने के लिए मुझे दोष न दें। 10,000 छायाओं के शू ने झुककर कहा, युवा स्वामी कृपया निश्चिंत रहें। मैं 10,000 छायाओं